गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एक लाइन पर गए थे हम लोग, ठीक है। क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? पहली बात, जो आर्य हैं उनको ये भारतीय हैं या बाहर से आए हैं? तो हम लोगों ने पता किया था कि एक जीन है M17 करके, राइट, जो मध्य एशिया, समझ में आ गया? मध्य यानी कि सेंट्रल एशिया और सदर्न रशिया, यहां से भारत में आए हैं, ठीक है। और इसका डायग्राम क्या था? ये रीजन जो है, ये ब्लैक सी, कैस्पियन सी एंड अराल सी। तो ये तो कॉकेकस कंट्री है, जॉर्जिया, आर्मीनिया, और ये अराल यानी कि कजाकिस्तान इसके ऊपर है, उज्बेकिस्तान नीचे है, किर्गिस्तान, यहां हमारा कहीं भारत है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है? आर्यों का जो है मूल निवास है। यहां पे ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहां से उस समय के हिसाब से 1500 बीसी के करीब सूखा पड़ने के वजह से, ड्रॉट पड़ने की वजह से ये भारत की तरफ आए होंगे। उनका रूट क्या रहा होगा? ये कॉकेकस माउंटेन, ये कॉकेकस पर्वत जो है उसके बीच से, या फिर अराल, कैस्पियन या अराल यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आएंगे। ये बात आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आए होंगे? कैसे सिद्ध होगा? ऋग्वेद में हकरावती रिवर जो है ना, उसका जिक्र मिला है। हकरावती ऋग्वेद में कहा गया है। जो प्रेजेंट डे हिमलैंड रिवर है ना, जो अफगानिस्तान में पाया जाता है, उसके बारे में है। तो कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया में जरूर आए होंगे। वही तो मैं बोला हूं, ऋग्वेद में कहा गया है। हाँ चंदन, चलो ओके। तो ऋग्वेद में इसकी बात भी कही गई है कि ये हकरावती रिवर के बारे में जानते हैं। इससे हम लोग कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के रास्ते आए होंगे। अच्छा, अफगानिस्तान के रास्ते भारत में कैसे आएंगे? भारत में हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं। अगर आप देखें, भारत नहीं, पाकिस्तान में हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, फिर यहाँ सुलेमान है, यहाँ तिरथान रेंजेस है, यहाँ मकरान कोस्ट है। तो कैसे आए होंगे भाई? दो दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? खाइबर और बोलन। इन दर्रों के थ्रू भारत में आए होंगे। अच्छा, जब भारत में आए होंगे तो सबसे पहले उनको जो है 5 नदियां मिली होंगी, 7 नदियां एक्चुअली में, है ना, इंडस को जोड़ के। तो इन्होंने क्या कह दिया ना कि ये जो क्षेत्र है, ये सप्त सिंधु का क्षेत्र है। क्या बोला इन्होंने? ये सप्त सिंधु का क्षेत्र है। बोला इन्होंने सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब क्या हुआ? इंडस, झेलम, रावी, ब्यास, इन सब के नदियों के हिसाब से इन्होंने बोला बहुत नदियां हैं यहां पर। तो ठीक, तो जब ये इंडिया में आए तो सबसे पहले क्या, कहां पहुंचे होंगे? गंगा यमुना के दोआब पर। ये क्षेत्र दिख रहा है आपको? यहां से गंगा और यहां से यमुना, तो ये क्षेत्र सबसे पहले पहुंचे होंगे। ये गंगा यमुना के दोआब पर, यानी प्रेजेंट डे दिल्ली वाला जो क्षेत्र है ना, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, हरियाणा, ये क्षेत्र जो है सबसे पहले इनका गढ़ होगा। जब ये लोग आए तो उसमें सबसे फेमस क्लान है
भारत, मैंने बताया ना, ये एक बार में नहीं आए हैं, ग्रुप बाय ग्रुप आए हैं, समूह में आए हैं। तो जब ये लोग पहली बार आए होंगे तो इनको दो लोग मिले होंगे, एक कौन, कौन मिले होंगे? जब कोई पहला आर्य आया होगा भारत में तो उनको दो लोग मिले होंगे, एक वो लोग जो श्वेत वर्ण के होंगे, जो पहले के आर्य हैं, समझ में आ गया, श्वेत वर्ण के होंगे। तो इन्होंने पकड़ा होगा ये तो पुराने आ रहे हैं भाई, ये पहले से आए हुए हैं ना, तो ये क्या है, प्री आ रहे हैं। जब ये लोग दूसरे तरह के लोगों से मिले होंगे जो कि कृष्ण वर्ण के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, ये लोग कौन होंगे? ये यहां के मूल निवासी होंगे, एब ओरिजिनल्स, एब ओरिजिनल्स होंगे ये लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इन्होंने कहा होगा भाई कि ये लोग जो है ये भी हमारे दुश्मन है और ये भी हमारे दुश्मन है। ज्यादा बड़े दुश्मन कौन होंगे? कृष्ण वर्ण वाले, क्योंकि ये तो आर्य है ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इनका, ये तो यहां के मूल निवासी हैं। तो इन्होंने इनका नाम क्या रख दिया? दस्यूज। क्या लिखा? दस्यू। और इनको इन्होंने क्या बोला? दासा। क्या बोला? दासास। कहा हमारी दोस्ती तो फिर भी दासाओं से हो सकती है, दस्यू से तो बिल्कुल भी नहीं, जहां मिलो वहीं मार डालो। इसीलिए ऋग्वेद में दस्यु हन्यते या त्रास दस्यु शब्द बहुत बार मिलता है। त्रास दस्यु, त्रास दस्यु, ये शब्द बहुत बार मिलता है, 35-36 बार मिला है। मतलब इन्होंने ऐसा लिखा है कि जहां मिलो त्रास दस्यु को मारो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहां मिलो त्रास दस्यु को मारो, त्रास दस्यु शब्द का बहुत बार जिक्र मिला है। समझ में आ गया? इससे हमने पता किया कि भाई त्रास दस्यु है। अच्छा, कई नए आर्य आए होंगे, उसमें से एक आर्य वॉरियर क्लान का होगा, जो लड़ाकू होगा। आर्य सारे लड़ाकू थे, उसमें एक जो है ना सुप्रीम लड़ाकू होगा, होता है ना बहुत सारे लड़ाकू, उसमें एक भाई गजब अंडरटेकर है वो कौन है? वो है भारता, जिसके नाम से आज आप देखते हो भारतवर्ष है। समझ में आ रहा है? भारता। ये कहेंगे भाई मुझे तो सुप्रीमेसी बनानी है, मुझे तो पूरे भारत पर जो है अपना आधिपत्य करना है, इस क्षेत्र पे आधिपत्य करना है। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां तो सूखा है, लेकिन भारत में तो सप्त सिंधु नदियों की बहार है, अगर यहां बस जाए तो मजा आ जाए। मुझे बात हो कि नहीं? तो अब अगर यहां बसना चाहते हो तो तुम्हें जो पहले से बसे हुए दासाज है उन्हें भी मारना होगा, जो जो यहां बसे हैं दस्यूज उन्हें भी मारना होगा, या कम से कम हमारी सुजरैनिटी एक्सेप्ट करे वो, कि भाई हम भी कुछ हैं। नहीं समझे बात? समझे बात हो कि नहीं? तो एक ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ध्यान सुनिए, एक ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का जिक्र किया गया है, उसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं की लड़ाई। समझे? इसे भारता वॉर के नाम से भी जानते हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि महाभारत का युद्ध इसी से प्रेरित है। इतिहासकार ये कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है वो इसी बुद्ध का मॉडिफाइड वर्जन दिखाया गया है। समझे? वैसे भारत में आर्यों का पहला युद्ध होगा ये। अभी स्वाति कुमारी, अगर कोई क्वेश्चन डाउट ना होना तो हैंड रेज मत करो, ये जो पंजा होता है ना सामने, उसको आप तभी दिवाएं जब आपको कुछ पूछना है एजुकेटर से, ये नहीं कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। स्वाति कुमारी, ठीक है? ओके, गुड मॉर्निंग सर, अनु सर। ओके, तो यहां पर क्या है,
दासाज मिले हुए हैं और दस्यूज मिले हुए हैं। अब कोई जब बड़ा युद्ध वाला होता है ना, कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये जो भारत आए हुए हैं ये दासाज के भी दुश्मन है और दस्यूज के भी दुश्मन है, और ये बहुत बड़े वैरियर है। दासाओं ने और दस्यू ने क्या कर लिया, संगठन बना लिया कि अब देखते हैं क्या होता है। बहुत बड़े आए भारत युद्ध करने वाले। 5 राजा दासास के, 5 राजा दस्यूस के, इनने एक ग्रुप बनाया, एक कन्फेडरेसी बनाया, एक समूह बनाया, और इन्होंने भारतों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध जो है वो रावी नदी के किनारे, जिसे पुरुषनी भी कहते हैं, उसके साथ किनारे हुआ। और उसमें कौन जीता? भारत। अच्छा जरा इमेजिन करो, जो मैंने तुम्हें कल बताया था, ये युद्ध कैसा रहा होगा? ये युद्ध कैसा रहा होगा? याद है मैंने आपको बताया था कि एक फैमिली होती है, परिवार। ये परिवार जब 1 2 3 4 जनरेशन हो जाता है तो क्या बनाता है? कुल। एक कुल में शादी नहीं हो सकती, समझ में आ गया? तो इसके ऊपर कौन आएगा? कुल है। कुल, जब एक कुल के लोग, जब कई कुल के लोग एक जगह रहने लगेंगे तो क्या बुलाएंगे? ग्राम। जब कई गांव एक जगह आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसे? गण। आपको क्या लगता है भारत क्या है? नई फैमिली है, कुल है, ग्राम है, या जन है? जन है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ होगा कि एक फैमिली रही होगी, 2 3 4 फैमिली एक ही कुल के रहे होंगे, ये एक कुल बना देगा, ये कुल, एक कुल, 2 कुल, 3 कुल मिलकर एक ग्राम बना देगा, और ये ग्राम इधर, ग्राम इधर, ग्राम इधर, ग्राम इधर, ग्राम, ये मिलकर क्या बना देगा? गण। भाई साहब गण में बहुत जबरदस्त दोस्ती है। देख लो आज भी मुंडा ट्राइब, चाहे किसी भी गांव के हो, मुंडा ट्राइब है, उनकी आइडेंटिटी मुंडा ट्राइब से है। क्या ये एक कबीला है ना? अच्छा इस कबीले का एक कोई राजा होगा, सरदार, चीफ, समझे? वो चीफ क्यों बनाया गया है? ताकि लड़े तो वो आगे रहे और बाकी लोग आपस में उसके पीछे पीछे होंगे। तो भारत क्या था? वो क्या था? एक गण था, समझ में आ रहा है? उसके एक राजा रहे होंगे। अब देखो मामले को जरा समझो। अब इस राजा ने अपनी सुप्रीमेसी दिखानी है। देखो एक कहावत है कि एक गण तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक जब तक अपने बराबर के बहुत सारे गणों को अपने अंदर ना मिला ले। वो एक थ्योरी बताई थी मैंने आपको। एक गण को अगर बड़ा होना है तो वो क्या करेगा? किसी किसी कल्चर को बड़ा होना है, किसी सिविलाइजेशन को बड़ा होना है, तो वो क्या करेगा? अपने आसपास के जो गण होंगे उसे अपने में मिलाने की कोशिश करेगा। वो युद्ध करेगा। अगर विजय हो गया तो इस सारा गण उसी का हो जाएगा, और धीमे धीमे कई सारे गण किस में बदल जाएंगे? जनपद में बदल जाएंगे। समझ में आ गया? ये देखो तुम्हारा प्रोटो टाउन्स डेवलप हो रहा है। समझा कि नहीं? तो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स में जीता कौन? भारत जीत गए। अब भारत ने कहा देखो तुम लोग हार गए हो, तुम लोग हार गए हो, अब हमारी सुप्रीमेसी आएगी, अब हम सुप्रीम हो गए। तो इन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है आप सुप्रीम हो गए। तो इन्हीं में से एक दस्यु राजा होगा, इन्हीं में से एक दस्यु राजा होगा जिसको हम लोग दस्यु गण होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दशास गण होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुरु। कुरु एक दस्यु गण होगा जो हार गया है बैटल ऑफ 10 किंग्स। वो क्या कहेगा? अच्छा मान लीजिए आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, चलिए ना आपस में मिलकर कुछ बड़ा शासन करते हैं। तो ये पुरु इस भारत से मिलेगा
और कहेगा आज से हम दोनों भाई भाई हैं, टेंशन मत लो। तो कहेंगे फिर जब मिल गए हैं तो कुछ दूसरा नाम होना चाहिए। तो कुरु और भारत दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? कुरु। इसी को आप बोलते हैं कुरु वंश, कौरव वंश, कुरुक्षेत्र। जिस क्षेत्र में कुरु शासन कर रहे होंगे उसे क्या बोला जाएगा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है किधर? गंगा यमुना के दोआब, हरियाणा, दिल्ली, ये क्षेत्र है। समझा? समझ गया? यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री में अभी हमारे पास क्या चल रहा है भाई? एक कुरु वंश आ गया है जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है कुरुक्षेत्र बना लिया है उसने। अब वो है कहां पर? हरियाणा में। अच्छा, अब धीमे धीमे आसपास के और भी जो जो गण होंगे वो इस कुरु में मिलने की कोशिश करेंगे। एक और गण है पंचाल, वो भी कहेगा हमें भी मिला लीजिए, तो दिल्ली उल्ली पंचाल का क्षेत्र भी आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूर्व वैदिक काल, जो आपका अर्ली वैदिक काल है, जो अर्ली वैदिक एज है, अर्ली वैदिक एज है, इसमें गंगा और यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र है, गंगा यमुना के जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब का क्या मतलब होता है जी? दो प्लस आब, ये उर्दू वर्ड है आब। दो आब, आब मतलब होता है पानी। तो यानी कि दो नदियों के मिलने के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब। बहुत फर्टाइल होता है, उर्वरता बहुत ज्यादा होती है इस क्षेत्र की। अभी कहां है ये? अगर हम लोग भारत का नक्शा बनाए, तो अभी किस क्षेत्र में है ये? इस क्षेत्र में निहित है। अभी इनका यही क्षेत्र है। यहां क्या है? इस जगह पर जगह क्या है? गंगा गंगा का मैदान है ना, गैंगेटिक वैली है। यहां क्यों नहीं है ये? यहां क्यों नहीं आया अभी? कैसे आएंगे? बहुत जंगल है यहां। और इनके पास क्या नहीं है? लोहा नहीं है इनके पास। कहानी कहां से कहां तक की चल रही है? 1000 बीसी। तो लोहा इनके पास है ही नहीं, तो काटेंगे कैसे? तांबे से काटेंगे? तांबा ही टेढ़ा हो जाएगा। तांबा है ना, ताम्र काल चल रहा है ना अभी, है ही नहीं इनके पास काटने के लिए कुछ। बड़ी समस्या है सर। कह रहे भाई है यहां तो, लेकिन ये चाह कह रहे हैं कि जाएं इधर, लेकिन काटने के लिए कुछ है ही नहीं इनके पास। अच्छा, समाज कैसा है? समाज कैसा है? समाज, सोसाइटी कैसा है? क्या बताया था मैंने अभी? एक राजन है जिसे जनता ने चुना है, एक राजन है जिसे जनता ने चुना है, और ऋग्वेद पढ़ने के लिए ताकि भगवान खुश हो सके उसके लिए एक पुरोहित वर्ग है। और जब भी लड़ाई होती है तो जो पुरोहित वर्ग है, मैंने वर्ग बोला है, जाति नहीं बोला है। अभी जाति मत लगाना, जाति मत लगाना, अभी जाति है भी नहीं। अभी जाति बहुत बाद की बात है, वर्ग है अभी, समझे? अब वो क्यों बना है वर्ग? पुरोहित है, दूसरा कौन है? राजन है, और तीसरा कौन है? आम जनता। यही तीन है ना। वर्ग क्यों बोल रहा हूं? वर्ग का क्या मतलब होता है? वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब, मान लीजिए एक आदमी के पास ज्यादा पैसा आ गया तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होना शुरू होता है। पैसे वाले लोग उच्च वर्ग के होंगे, जो कम पैसे वाले लोग हैं कम होंगे। अच्छा बताओ यहां वर्ग कैसे बन गया? वर्ग कैसे बन गया यहां पर? अरे बाबा, जब एक जन
ने दूसरे गण, यानी एक जना ने दूसरे जना पर अटैक किया, तो अटैक करते वक्त क्या होगा? राजन आगे रहेगा, जनता पीछे रहेगी, और पूजा कौन कर रहा होगा? पुरोहित। समझा? तो पुरोहित भगवान से मना रहे होंगे कि पुरंदर को कह रहे होंगे कि पुरंदर, हमारे देव, हमारे इस युद्ध में आप विजयी बनाएं, हमारे घरों को ना तोड़ें, आप हमारे युद्ध देवता हैं, आपकी पूजा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बात समझे कि नहीं? तो यहां पर क्या होगा, जब एक जना दूसरे गण पर अटैक करेगा तो पुरोहित पूजा कर रहे होंगे घर पे बैठ के, और राजन आगे रहेगा। हो सकता है पुरोहित भी साथ दे दे, चल 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 मैं भी चल रहा हूं, साथ साथ पूजा भी करते रहेंगे। अब पीछे से जनता भी चल रही है। अब मान लीजिए कि एक्स ने वाई को हरा दिया, तो वाई से जितनी भी लूटी हुई संपत्ति होगी वो एक्स गणा के पास आएगा। लूटी हुई संपत्ति क्या होगी? पैसा, असरसी नहीं यार, गाय, भैंस, बैल, अश्व, और उनके चरने के जमीन, घर, समझ में आ गया? ये सब होगा। तो इनको ये जो कलेक्शन हुआ है, इसको बांटा कैसे जाएगा? 90% भाग जो है पुरोहित और राजन में बटेगा। पुरोहित कहेगा भाई मैंने परिप्रार्थना किया था तो तुम जो है विजयी हुए हो, हम जब प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो काहे का विजय? नहीं, पुरोहित कहेगा मैंने पुरंदर के लिए, पुरंदर से तुम्हारे मतलब तुम्हारा पूजा पाठ करवाया था, पुरंदर खुश रहे, मैं 2 दिन उपवास में रहा हूं। राजन कहेगा लीड तो मैंने किया था यार, सबसे पहले तीर मैं खाया, हालांकि तीर अभी नहीं है, पर मार पिटाई तो हमने खाया है। 90% भाग जो है वो या तो पुरोहित ले लेगा या राजन ले लेगा, बचा हुआ 5 से 10% भाग आम जनता के पास आएगा। तो समय के साथ पुरोहित और राजन क्या होते जाएंगे? धनाढ्य होते चले जाएंगे, और आम जनता गरीब होती चली जाएगी। तो यहां पे क्या होगा? वर्ग निर्माण शुरू हो जाएगा, पुरोहित, राजन और आम जनता। अच्छा, यहां पे कृष्ण वर्ण है क्या? अरे कृष्ण वर्ण है ही नहीं, ये तो आर्य हैं। इन आर्यों ने अपने आप को वर्गों में वर्ण में वर्गीकृत कर लिया है ना, तो ये तो श्वेत वर्ण के अंदर क्लासिफिकेशन है। कृष्ण वर्ण की तो कोई औकात ही नहीं, चल भाग यहां से, मार, जूता से मार के ठीक कर दे, भाग यहां से। है ब्लैक पीपल, तुम आर्य से बाहर हो यार, आर्य फोल्ड से बाहर हो, तो तुम्हें तो समाज में दर्जा ही नहीं मिलेगा। तो ये तो गण आर्यों का है, कृष्ण वर्ण का वर्ण ही नहीं है। कृष्ण वर्ण का आपको आर्य के अंदर कोई जगह ही नहीं है, वो छोड़ दीजिए आप उसको। अभी श्वेत वर्ण के अंदर, श्वेत वर्ण के अंदर 3 वर्गीकृत हुआ है, पुरोहित, राजन और तीसरा आम जनता। और दूसरा क्या है? दूसरा कृष्ण वर्ण, जो समाज से अलग थलग है अभी। और ये लोग कहां के लोग हैं? यहीं के लोग हैं। ठीक है भाई, तू तो अलग हट जा, ये तो श्वेत वर्णों की कहानी चल रही है अभी। ये जो गण है ये किसका है? श्वेत वर्ण का है। आप बाहर निकलिए, आप कहां गए? लेकिन पूर्व वैदिक काल में, अर्ली वैदिक एज में, ये जो 3 क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है आपको, ये कर्म के आधार पर है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई आम जनता ऋग्वेद के बारे में ज्ञान रखता है तो वो पुरोहित बन सकता है। अगर कोई बहुत पावरफुल वैरियर किस्म का आदमी होगा तो वो राजन बन सकता है, कर्म के आधार पर अर्ली वैदिक एज में। बातों की नहीं, तुम भी आप पुरोहित बन सकते थे अगर तुम्हें ऋग्वेद का ज्ञान होगा। होत्री हो तो तुम भी बन जाओगे, है? अगर तुम होत्री हो तो तुम बन जाओगे। होत्री होता ना, अग्निहोत्री, होत्री, उद्वर्यु, उद्गात्री, ये सब कौन है? वेदों का ज्ञान रखने वाले। अगर तुम होत्री हो, तुम्हें ऋग्वेद का ज्ञान है, तुम पुरोहित बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर्म के आधार पर है।
अगर कोई बोलेगा कि आप अमीर हो गए तो कहना तुम भी पढ़ लो, तुम भी हो जाओ अमीर, किसने रोका है तुम्हें? यानी कि पूर्व वैदिक काल में चीजें क्या है, योग्यता के आधार पर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो योग्यता के हिसाब से भी नहीं, इनको तो ऋग्वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, ये तो अलग चीज है। ये हट जाओ, तुम त्रास दसी हो, तुम तो पकड़ पटक के मारेंगे तुमको, तुम दिख गए तो। आप समझे कि नहीं? एक सेज है जो कृष्ण वर्ण के हैं, इनको आर्य भी मान रहे हैं, एक ऋषि है, भी बाद में बात होगी उसकी, अभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, उनको दर्जा मिला हुआ है, वो बात को रख सकते हैं अपना, समझे बात हो कि नहीं? तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अर्ली वैदिक एज में है, लेकिन जब बात लेटर वैदिक का आएगा, उत्तर वैदिक काल का आएगा, तो बात बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? देखो क्या कहेंगे, पुरोहित क्या कहेगा, राजन क्या कहेगा, यार पैसा तो हमारे पास आ गया है, लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हमारी बात? क्यों नहीं मानते? क्योंकि मुझे तो लोग ही चुनते हैं। ज्यादा कुछ भी मैं बोलता हूं तो तुरंत कहता है हटा रे राजा को, रे हटा, बहुत बोल रहा है ये। दूसरा याद आ रहा, तेरे जैसे बहुत राजन है यहां पर, बहुत राजन है तेरे जैसे, चलत निकल जाए यहां सामने से। तो ये बात राजन को समझ में नहीं आ रहा यार कि क्या करें यार, लोग हमारी बात माने, लोग हमें इज्जत दें। बात होगी नहीं, तो क्या करें, हमें इज्जत दें। तो यहां पे मामला क्या हो गया है, यहां पे मामला बदल गया है। कैसे बदला? राजन क्लास और पुरोहित क्लास में क्या हुआ, दोस्ती हो गई। क्या एक काम करो सर, वही भगवान का डर बताओ, दूसरी बात कहो कि मैं डिवाइन किनशिप से हूं, तो दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। बाद में राजन कहेगा मेरा बेटा राजा बनेगा, पुरोहित कहेगा मेरा बेटा पुरोहित बनेगा, उसके बाद आम जनता। तो ये लेटर वैदिक एज में क्या होगा, जन्म के आधार पर होगा। जो चीज कर्म के आधार पर था वो उत्तर वैदिक काल में कैसा हो जाएगा, जन्म के आधार पर। अब पूरी तरीके से 4 वर्णों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3, पुरोहित अपने आप को ब्राह्मण कहने लगेंगे, राजन अपने आप को क्षत्रिय कहने लगेंगे, ये अपने आप को वैश्य कहने लगेंगे, और इनको शूद्र बना दिया जाएगा। यहां तक की कहानी अपन कर चुके थे। ठीक है, अच्छा वैदिक एज के जो बच्चे आज आए हैं, वो कल और परसों, कोई है जो बस आज मेरी पहली क्लास देख रहा है, आप हो ना? और आप हो, तुम तो पहले देखे हो यार। तो पुरानी क्लास देख लीजिएगा, ये इतिहास है, इतिहास में हर चीज पहले से कनेक्ट होता रहता है, तो बहुत दिक्कत होगी आपको, है ना? आप 4-5 क्लास के बाद बैठे हैं आज, है? थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिर बाद में कहोगे सर इतिहास के शिक्षक जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता। वो इतिहास में जब आप पुरानी क्लासेस नहीं देख के आएंगे तो बहुत दिक्कत होना है। अच्छा ये सब बातें मैंने कर दिया था ओरिजिन के बारे में, कोई दिक्कत? कहां से आए हैं ये बात हो चुकी है, मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूं क्या क्या ऑक्यूपेशन करते हैं। ज्यादातर ये लोग पशुपालक हैं, थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल सेक्रीफाइसेस, हॉर्स सेक्रीफाइस काफी हो रहा है। ऋग्वेद इसी समय आया है, 10 मंडल आ गए हैं, 10 मंडल है ऋग्वेद में, मैंने पहले बताया था आपको। दूसरा से 7वां मंडल सबसे पुराना है, और 1 और 10वां जो है सबसे नया है, इसीलिए सबसे नया है, इसीलिए 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है, जिसमें चतुर्वर्णा है। समझी कि नहीं? यानी कि ये लेटर वैदिक एज की ज्ञान है, नहीं समझ रही हो? है वाल्मीकि रामायण में एक उत्तरकांड आता है, उत्तरकांड की भाषा शैली जो है ना, वो लंका, ये रावण वध से पहले की भाषा शैली से मैच नहीं करता। नहीं समझ रहे हो? रामायण जानते हो? रामायण जानते हो ना? सबसे आखिरी कांड कौन सा है, सबसे आखिरी अध्याय? उत्तरकांड कहते हैं ना हम लोग। उत्तरकांड की भाषा शैली देखिएगा, उसमें लव कुश राम से लड़ रहे हैं,
सीता जी से उनकी चेस्टिटी, उनकी पवित्रता प्रूफ करने के लिए क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, एग्जाम बोला गया कि आप वो करिए। तो उसकी भाषा शैली जो है ना, वो उत्तरकांड के पहले वाले कांड से मैच नहीं करता। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि उत्तरकांड जो है ये बाद में जोड़ा गया होगा, वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है। कुछ लोग कहते नहीं वाल्मीकि रामायण का भाग है, कई बार इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी होता है। समझ में आ गया। सिमिलरली ऋग्वेद में 10 मंडल में पहला और 10वां मंडल जो है वो उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया है। दूसरे से लेकर 9वां मंडल जो है वो पहले से है, इसीलिए दूसरे से 9वें तक मंडल जो है उसकी भाषा शैली और पहला और 10वें मंडल की जो भाषा शैली है वो मैच नहीं करता। दूसरे से 9वें मंडल तक अगर आप आए तो उसमें आपको लगेगा सब कुछ जो है योग्यता के आधार पर चल रहा है। लेकिन जब पहले और 10वें मंडल में देखेंगे, खास करके 10वें मंडल में, तो आपको एक मिलेगा पुरुष सूक्त मंडल, पुरुष सूक्त है उसमें। उसमें कहते हैं कि ब्रह्म ने अपने आप को त्याग दिया, तो उनके मुख से जो निकला वो है ब्राह्मण है, भुजा से जो निकला वो क्षत्रिय है, उनके जांघों से जो निकला है वो वैश्यास है, उनके पैर से जो निकला है शूद्र है। अभी इससे जस्ट पूरा पीछे वाले मंडल में जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या कि योग्यता के आधार से पुरोहित डिसाइड हो रहा है। योग्यता के आधार पर आपका क्या डिसाइड हो रहा है, वर्ण डिसाइड हो रहा है। तो ये मैच नहीं कर रहा। पुरुष सूक्त में जो ब्राह्मण से जन्मा हुआ है वही ब्राह्मण बन सकता है, और 8वें 9वें मंडल में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं नजर आएगा, कहेगा पुरोहित कोई भी बन सकता है अगर आप होत्री हैं तो ये मैच नहीं करता रहता है। इस बेसिस पर इतिहासकारों ने कहा है कि पहला और 10वां मंडल जो है ये बाद में जोड़ा गया है, दूसरे से लेकर 9वें तक जो है ये पुरानी रचना है, पहले जोड़ा गया है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है चीज। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए कि वर्ण व्यवस्था जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में, तो आप बोलेंगे 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में, तो पुरुष सूक्त में है। समझ में आ गया। कितने तरह के हैं, तो आप अगर देखें तो आपको मालूम चलेगा कि अगर आप ऋग्वेद पढ़ें तो शुरुआती जो मंडल है उनमें बोला गया केवल 2 वर्ण हैं, श्वेत वर्ण और कृष्ण वर्ण। वर्ण का मतलब ही होता है रंग, गोरा और काला। काले लोग यहां के हैं और गोरे लोग आ रहे हैं। फिर फर्दर क्या होता है कि ये जो गोरे लोग हैं इनके 3 विभाजन होता है। बात समझा कि नहीं। वो कैसे होता है, वो वर्ग के आधार पे होता है, पुरोहित, राजन और आम आदमी। समझ में आ गया। अब बाद में यही 10वें मंडल में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, पुरोहित, राजन, इसके बाद आम आदमी और चौथा शूद्र। तो पुरोहित को क्या कह दिया जाएगा, ब्राह्मण। राजन को क्या कह दिया जाएगा, क्षत्रिय। आम आदमी को वैश्य बोल दिया जाएगा, और आखिरी को क्या बोला जाएगा, शूद्र। तो ये चतुर्वर्णा आ जाएगा बाद में जाकर। तो ये लेटर वैदिक में आकर चतुर्वर्णा सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यार गला फंस गया। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। 1000 BC में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई। क्या मिला, लोहा मिला। अब लोगों ने उस लोहे को देखा होगा इसे ऐसे करके, दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घुमा घुमू के। किसी के पैर पे गिर गया होगा तो पैर कट गया होगा। अब भाई पावर तो है मैडम, पावर तो है, और है। अच्छा एक और बात, इस क्षेत्र में अर्ली वैदिक एज का कल्चर चल रहा होगा, मतलब पहले से कल्चर चल रहा होगा। यहां पर पुरोहित और राजन का जो है डोमिनेंस होगा। क्यों, गलत बोल रहा हूं क्या। इस क्षेत्र में पुरोहित और राजन जो होंगे ना, ये अपना क्या दिखा रहे होंगे, डोमिनेंस। भाई जो है सो हम ही हैं। बात समझा कि नहीं। अब क्या हुआ कि देखो, अभी मैं बुद्ध की जेनेसिस बता रहा हूं। बुद्ध अगर यहां होते ना तो कभी बुद्ध ना बन पाते, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं बुद्ध बन पाते, क्योंकि यहां पर राजन और पुरोहित जो है अपनी पकड़ जमाए हुए हैं।
और पुरोहित वही करेगा जो राजन बोलेगा, और राजन वही करेगा जो पुरोहित। दोनों की साठ गांठ है यहां पर। यानी पूरी तरीके से जो वैदिक कर्म कांड की व्यवस्था है, ये आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र में नजर आएगा। आएगा आएगा, क्योंकि यहां तो साठ गांठ है। अब मिल गया लोहा 1000 बीसी में, मजा आ गया। किसी के पैर पे गिरा, भाई गजब मजबूत है, गर्दा है यार ये तो है। हाँ, अगर हमने इसका धार बना दिया तब तो किसी का हल्लास। समझे बात हो कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि यार क्या ये जराद क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं, पेड़ है, पेड़ काटो ना यार इससे। तो यहां से क्या शुरू हुआ कि पेड़ की कटाई। पेड़ काटते 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 विदेह तक आ गए। विदेह कहां है? वैदेही, जानते हो वैदेही? वैदेही किसको कहते हैं? ले क्या रामायण देखता है रे तुम लोग, नाम हंसा दिया। वैदेही सीता मैया को बोलते हैं भाई, हैं? नहीं जानते हो? पहली बार सुना है वैदेही? पहली बार सुनी हो क्या? हे भगवान, वैदेही सीता मैया को बोलते ही पहली बार सुनी हो क्या? अरे राम वैदेही बोलते हैं। हाँ, राम भगवान बोले हे सीते, हे सीते तो ठीक है, आप आम जनता है, आप सीता मैया बोलिए। वैदेही सीता मैया का दूसरा नाम है। जानकी, वैदेही, सीता, शैलजा, बहुत सारे नाम है। पार्वती को शैलजा बोलते हैं, सीता मैया के साथ भी है। क्या कर दिया रे, मूड ऑफ कर दिया तुम लोग। सही बताओ, किसी को भी नहीं मालूम था वैदेही सीता मैया को कहते हैं। वैदेही सीता मैया को क्यों बोलते हैं रे? तुम लोग बिहार का है, कोई ऐसा भी है कि नॉन बिहारी है इस क्लास में? वैदेही सीता मैया को इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक विदेह करके एक जगह है जी, जो अभी आज की डेट में जनकपुर मधुबनी के बेल्ट को कहते हैं। जनकपुर और मधुबनी जो बेल्ट है, वो टीटी ऑफ सुगौली के तहत जनकपुर जो है वो चला गया नेपाल में। ये हमारे साथ जो है ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, खास करके मिथिलांचल क्षेत्र के साथ। टीटी ऑफ सुगौली का नाम सुने हो? अब छोड़ो यार, जब वैदेही नहीं पता हो टीटी ऑफ सुगौली क्या बोलोगे। अन्याय हुआ है हमारे मिथिलांचल। मैं तो मिथिला का हूं ना, मैं तो इसके अगेंस्ट आवाज भी उठाता हूं। किस तरह से आपने एक बहुत ही वेल नीट कल्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और जनकपुर चला गया नेपाल में। आपको कम से कम ये तो देखना चाहिए था। ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया आपने, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल बना दिया, तो कितना बड़ा विद्रोह हुआ था। यहां जब काटा गया तो फिर एक बार भी पूछा नहीं गया मिथिलांचल लोगों से, तो उसे विदेह बोलते। राजा जनक राजा हुआ करते थे। समझ में आ गया मैम? है? अब क्या बोलिएगा? वैदेह, वैदेही कहते हैं उनको। वैदेही इसलिए बुलाया था क्योंकि वो विदेह रीजन की थी। समझ मारा? वैदेही जैसे पंचाल क्षेत्र से पंचाली थी, जिसे द्रौपदी बोलते हैं आप, पंचाली बोलते थे उसको, है ना? कुंती बोलते हैं। ये सब जगह के नाम हैं, पता है ना सर? कि पहली बार ऐसा बोल दे रहे हैं। गांधारी क्यों बोलते हैं? गांधारी गांधार के क्षेत्र थे। पहले जो जो क्वीन बन जाती थी तो जिस क्षेत्र की वो होती थी उस पर उनका नाम आ जाता था। जब वो अयोध्या गई सीता मैया तो उनका नाम वैदेही कहा जाने लगा। आज के डेट में भी अगर आप देखें तो जब शादी होती है तो अब फलाना गांव वाली, अब रामपुर वाली आई है, मणिपुर वाली आई हैं, पटना वाली आई हैं, नहीं बोलते हैं क्या? ससुराल में जब आप जाएंगी तो आपको लोग बोलेंगे, जैसे आप मैडम कहां की हैं? बक्सर। आपको लोग बक्सर वाली आई हैं। बक्सर में भी आपके गांव से नाम आपका जाना जाएगा। ये क्या है? ये वैदिक काल की संस्कृति है जो आज भी आप फॉलो कर रही हैं। तो सिमिलरली जब सीता मैया की शादी हुई, अयोध्या आई, तो उनको वैदेही कहा गया, वैदेह से आई हैं। गांधार के बाद शादी होने के बाद गांधारी कहा गया। समझ में आया? ये ध्यान रखिए। तो विदेह एक रीजन हुआ करता था, जो आपके यहाँ पर अंग, विदेह, ये सब क्षेत्र है ना, अंगराज, कर्ण,
ये भागलपुर वाले क्षेत्र को कहते हैं, मधुबनी वाला क्षेत्र जो है विदेह का क्षेत्र है ना। तो ये सब जो है ना उसके बेसिस पर क्या कहा गया, वैदेही। हाँ, अब ये महाजनपद की कहानी बाद में आएंगे, वो महाजनपद बन गया तो क्षेत्र था ना, उसी से महाजनपद बना है। मैंने क्या बताया था, पहले फैमिली होता है, फैमिली से कुल आता है, कुल से ग्राम आता है, ग्राम से जन आता है, जन से जनपद होता है, जनपद से महाजनपद होता है। सिंपल क्रोनोलॉजी है ये तो पहले जन बनेगा, फिर जनपद बनेगा, फिर महाजनपद बनेगा, है ना। 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय। ये बात समझ में आया ये चीज। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, पेड़ को काटना शुरू किया। क्या मजा आ गया यार, गर्दा उड़ा दिए, पेड़ काटना शुरू किया। अब पेड़ काटने से क्या होगा, 2-3 फायदे होंगे। एक तो पेड़ काटा, मिला लकड़ी, इनके पास घोड़े हैं, इस लकड़ी से क्या बना सकते हैं वो, रथ। तो रथ बनने की क्रिया शुरू हो गई। रथ, घोड़ा, चैरियट। बनाएगा कौन ये रथ, बढ़ई। बढ़ई, तो बढ़ई एक क्या बन गया, प्रोफेशन बन गया। तो उत्तर वैदिक काल में आपको बढ़ई बहुत नजर आएंगे। एक दूसरा, पेड़ जब काटे गए तो बहुत सारा जमीन क्या मिला, बहुत जमीन खाली हुआ। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। अभी जमीन कैसा है, तुरंत पेड़ काटा गया है। जमीन जब पेड़ काटा जाता है तो उसके बाद जो जमीन होता है बहुत उपजाऊ होता है। मालूम है ना ये बात, ये भी वैदेही की तरह साफ है। बहुत उपजाऊ जमीन होता है शुरुआती, उसे वर्जिन लैंड बोलते हैं। तो क्या हो गया, क्या हो गया ये चीज, अब बहुत उपजाऊ जमीन हो गया तो लोग एग्रीकल्चर भी करना शुरू करेंगे। तो धीमे धीमे पशुपालन से एग्रीकल्चर बढ़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब उपजाऊ बहुत ज्यादा हो रहा है जमीन पर, तो अपने को उतनी टेंशन नहीं है। ठीक। तीसरा क्या होगा, क्या ये जगह पूरा खाली होगा, नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग जो होंगे यहां पर आके भागे बस गए होंगे कहीं कहीं पे जाके। आपको कैसे पता है सिंधु घाटी वाले सभ्यता के लोग हैं, बात कलर से तो ये पता किया कि यहीं के हैं, गोरे नहीं काले हैं। शिवलिंग पूजा, अब आप मौर्य वौर्य पता करेंगे तो बोलेंगे अशोका ने ये वन कटवाए, यहाँ पर बहुत सारे ये शिवलिंग पूजा करने वाले लोग हैं। समझ में आ रहा है, तो आप लिंग पूजा कर दे पता कर लीजिए कि ये लोग जो हैं ये अर्ली ये वैदिक एज के लोग हैं, सॉरी इंडस वैली वाली सिविलाइजेशन के लोग। हाँ, फायर ऑल्टर तो ये सिखाएंगे, हवन कुंड क्यों सिखाएंगे, ये हवन कुंड करना नेचर वर्शिप है, प्रकृति की पूजा हो रही है। अब प्रकृति की पूजा हो रही है तो भगवान तो हो गए कौन, इंद्र, सोम, मारुत, वरुण, हैं वाटर के वरुण हो गए। तो अब ये भगवान, नीचे इंसान। अब इंसान अगर अपनी कोई बात रखेगा तो भगवान तक कैसे पहुंचेगा, पहुंचाने वाला तो पुरोहित है। पोस्टमैन कौन है, अग्नि। हमने कहा स्वाहा विद्या देही स्वाहा, अब हमने अग्नि को दे दिया, अग्नि पोस्टमैन के थ्रू पहुंच गए ऊपर। ऐसा है, इसको विद्या दो, विद्या की बहुत कमी है इसके अंदर, बात समझे कि नहीं। तो अग्नि देवता इज द पोस्टमैन बिटवीन मैन एंड अ गॉड। आप बात समझ रहे कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या अग्नि कहीं पर बिछा देंगे, क्या जाए लगा रहे अग्नि, ऐसा नहीं। हवन कुंड प्रॉपर बनाया गया, तो ये वैदिक कल्चर है। इसीलिए जब हम ये देखते हैं कि हमको सिंधु घाटी सभ्यता में हवन कुंड मिल रहा है तो हम चौंक जाते हैं, अरे यार ये कैसे पॉसिबल है। हवन कुंड तो वैदिक लोग आए हैं, लोथल में कालीबंगन में जो हवन कुंड मिला है वो क्या है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये वैदिक लोग पहले से जानते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का पहले से संपर्क रहा है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है। इसीलिए इतिहासकार सोच रहे हैं कि यार ऐसा तो नहीं है कि कहीं आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही हो। इसीलिए जब आप हवन कुंड बोलते हैं ना तो थोड़ा डरिए, क्योंकि इससे आप एक थ्योरी सही कर रहे हैं। नहीं समझ में आया। जब हम घोड़ा बोलते हैं कि सुरकोटा में घोड़ा मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो थोड़ा डरिए। इससे यह मालूम चलता है कि वैदिक लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता से जान पहचान है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने मार दिया हो इनको।
बात समझे? जब हम इस टाइप के वैदिक कल्चर को इंडस वैली सिविलाइजेशन में डालते हैं तो इसका मतलब एक थ्योरी सही होता हुआ प्रतीत होता है। क्या है? आर्यन इन्वेजन थ्योरी। नहीं समझे? नहीं समझ रहे हो बात को, क्या मैं बोल रहा हूं? कुछ समझ में आ रहा है? मान लेते हैं कि मैम के पास 100 रुपए है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैम का 100 रुपए चोरी हो गया, है ना? अब मेरे जेब में वो 100 रुपए पाया गया। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि इनका जो पैसा चोरी हुआ है वो मैंने किया है। जो चीजें दिख रहा होता है उससे बहुत कुछ इन्फर हो रहा होता है। अगर वैदिक संस्कृति का कुछ भी सिंधु घाटी, जब मैं ये कहता हूं कि भाई ऐसा है, मेरी बात को समझो। मैंने ये कहा कि 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 1500 बीसी से आर्य भारत में आए हैं, तो मैंने तो इस बात पे नकार दिया ना कि भाई 250 साल का गैप है दोनों के बीच में, तो आर्य कैसे आ सकते, आर्य कैसे खत्म कर सकते हैं इंडस वैली लोगों को? बोलता हूं ना। और दूसरी बात क्या बोलता हूं कि कोई भी मांस बरियल नहीं पाया गया है, कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत सारे कंकाल एक जगह पाए गए हैं, तो युद्ध की बात ही खत्म हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यों ने घुसपैठ किया होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ और उन्होंने उन्हें मार दिया होगा। थ्योरी गलत है। लेकिन फिर जब मैं ये बोलता हूं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े मिले हैं, शिवलिंग नहीं, शिवलिंग तो कोई बात नहीं, वो तो उन्हीं का कल्चर है। फिर ये बोलता हूं कि हमको राइस मिला है, मैं बोलता हूं कि मुझे हवन कुंड मिला है, इसका मतलब कुछ वैदिक अंश उपलब्ध हैं। और वैदिक अंश उपलब्ध होने का मतलब कहीं पे तो इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन है तो हो सकता है मार दिए हो। तो एनाक्रोनिस्टिक नहीं बोल सकते हम कि ये 250 साल बाद आए इसलिए उन्होंने नहीं मारा है। नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 1750 के बाद नहीं दिख रहे, एक आध साइड पे 1300 दिख रहे हैं। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि आर्य जो हैं भारत में 1500 बीसी के बाद आए हैं, तो मैं कहता हूं कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता लोगों को खत्म कर दिया है। ये गलत है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 250 ईयर्स। एक सेकंड मुझे दो समय दीजिए तो मैं आपको पूरी क्लियर कर दूंगा। तो मैं इस बात पे खंडन कर देता हूं कि आर्यों ने इंडस वैली लोगों को नहीं मारा होगा क्योंकि इन दोनों में कोई संसर्ग, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। 250 साल का गैप है। फिर मुझे पता चल रहा है कि इंडस वैली लोगों में कुछ ऐसे भी अंश पाए गए, ऐसे तत्व पाए गए हैं जो कि वैदिक सभ्यता का पार्ट है, वैदिक संस्कृति का पार्ट है, नॉट सभ्यता, संस्कृति का पार्ट है। जैसे कि हवन कुंड और घोड़ा, चावल, तो मैं चुप हो जाता हूं, ये तो वैदिक तत्व है। फिर ये बात कहना कि नहीं इन दोनों में कोई संपर्क ही नहीं हुआ है, 250 साल का गैप है, ये बात गड़बड़ा जाता है हमारा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये एक थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए यूपीएससी ने एकदम हाथ खड़े कर दिए हैं। यूपीएससी से पूछोगे घोड़ा है, नहीं है। यूपीएससी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया इस थ्योरी को तो सबसे कमजोर, इनफैक्ट सीएपीएफ में एक बार सवाल पूछा गया कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे कमजोर कारण कौन सा है? उसका कारण था क्या? आर्य घुसपैठ का सिद्धांत, यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उन्होंने उसे सबसे कमजोर माना है। उसके बाद 2015 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या यहां पे घोड़े नहीं पाए गए हैं, और उसको एकदम सही मान दिया कि हाँ बिल्कुल नहीं पाए गए हैं। यही नहीं, आपके बीपीएससी ने भी पिछले साल सवाल पूछा, उसमें एकदम बोला कि नहीं पाए गए मतलब नहीं पाए गए हैं। वो इस बात पर
थोड़ा सा भी विवाद नहीं उत्पन्न किया, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, एकदम जड़ से खारिज कर दिया। यानी कि वही एकदम मान रहे हैं कि 250 साल का गैप है, कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं रखा है उन्होंने। आप भी इसमें कोई कंट्रोवर्सी मत रखिएगा, अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? है क्लियर हो गया? आगे बढ़े। देखो सौरभ राज कैसे बोलते हैं, सर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में आलिया का नाम वैदेही था, और वैदेही सीता मां का दूसरा नाम। एक मिनट सौरभ राज, मेरे को तुम ये बताओ कि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया वैदेही नाम, ये तुम्हें पहले पता चला, या सीता मैया का वैदेही नाम है ये तुम्हें पहले पता चला? लगता है हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जो है वो पहले मालूम होगा इनको। नहीं, बहुत गजब याद रखा है लड़के ने, आलिया भट्ट के फैन है ये। गुड सौरभ, एटलीस्ट तुम्हें मालूम तो है। फाइन, ये क्लियर हो गया ये चीज। पुरोहित और पुरोहित समझ में आ गया ये चीज, ये क्लियर हो गया आपको? बैटल ऑफ 10 किंग्स वगैरह क्लियर हो गया, सारा चीज हो गया, जन्म और इसके आधार पे हो गया। अच्छा, अब औरतों की स्थिति कैसी है ये जानना होगा। ये हमारा आखिरी टॉपिक है वैदिक एज में, फिर हम एक अंतर ढूंढेंगे दोनों में। अच्छा, मेरे को एक चीज बता रहा था मैं भटक गया लग रहा है। ये चीज यहाँ पे क्या था, मैं औरतों की स्थिति इसके बाद आता हूं। यहाँ पे क्या था, इनको नए नए लोग मिले होंगे, जो ये लोग कौन होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता वाले होंगे। कैसे पकड़ा? शिवलिंग पूजा। तो ऋग्वेद में ऐसा नहीं कहा, सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद में ऐसा नहीं बोला गया है कि क्या है कि ये लोग इंडस वैली के लोग हैं। इन्होंने बोला है ये लोग लिंग पूजक हैं। लिंग पूजा हम किसे जोड़ते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यानी ये लोग एबोरिजिनल्स हैं। क्लियर है ये चीज? एकदम बढ़िया समझ में आ गया ये चीज एकदम। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ है, नए नए तरह के जमीन मिलना शुरू हुआ, तो धीमे धीमे यहां से गण जो है आगे की तरफ बढ़े होंगे, होंगे गण। अच्छा, इस गण में जो राजा हुआ करता था उसकी मदद कौन करता था अर्ली वैदिक एज में? मैंने बताया था, सभा और समिति। समिति आम जनता का है और सभा कौन है? जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब सभा और समिति में, वो मदद करते हैं राजा की। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे ये लोग जमीन के साफ होने के बाद शिफ्ट यहां पर हुए हैं, तो धीमे धीमे क्या हुआ होगा कि जो ये लिंग पूजक होंगे और जो वैदिक कल्चर मानने वाले लोग होंगे उनमें आपस में मिलाप हुआ होगा। कोई लड़की पसंद भी आई होगी, कोई लड़का पसंद भी आया होगा। क्यों भाई, जहां नए जगह जाओगे तो तुमको पसंद कोई ना कोई आएगा ही आएगा। हो सकता है दोनों में शादी भी हुआ हो, बच्चे भी हुए हो, कल्चर का इंटरमिंगलिंग भी हुआ हो। ये बात समझे कि नहीं? तो धीमे धीमे क्या हुआ कि यहां पर जहां पर पुरोहित का डोमिनेंस है, किंग का डोमिनेंस है, वो धीमे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो, वो क्या हुआ होगा, हल्का हल्का ये डोमिनेंस कम होगा। नहीं, कल्चर नया नया मिलना शुरू हुआ ना, अब केवल वैदिक कल्चर मानने वाले लोग नहीं होंगे, थोड़ा बहुत बागल बगल वाले कल्चर मानने वाले भी लोग होंगे। अरे मैं अगर यूएस से इंडिया में आऊंगा तो मैं यूएस से कल्चर को फॉलो करूंगा, लेकिन जब मैं देखूंगा इंडिया में तो मैं भी कोई कहा चलो यार थोड़ा इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं। नहीं, थोड़ा चावल दाल खा के देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धीमे धीमे क्या हुआ होगा, इंटरमिंगलिंग हुई होगी हल्के हल्के से। लेकिन राजा अभी भी राजा होगा और पुरोहित थोड़ा बहुत तो बोल ही रहा होगा, पर इस लेवल का डोमिनेंस इधर नहीं होगा। क्यों, गलत बोल रहा हूं? नहीं, यहां पे प्रभाव कम होगा। अच्छा, जो राजा होंगे, यहां पर जो कुछ मूर्ति पूजक होंगे, लिंग पूजक, छोटे मोटे ट्राइब होंगे, उनको कहेंगे चल भाई मुझे ये फर्टाइल लैंड चाहिए। मैं अभी थोड़ा सा इसको रेड से दिखाता हूं। ये लोग क्या कहेंगे, मुझे ये फर्टाइल लैंड चाहिए, चल तू भाग यहां से, भाग यहां से। नहीं, अरे तुम फर्टाइल में रहना चाहोगी या ऊपर हिमालय में रहना पसंद करोगी? फर्टाइल लैंड में रहोगे, पैसे पैसे मिलेंगे खूब से, खूब उपजाऊ होगा। तो जैसे जैसे ये राजन आगे की तरफ जाएंगे, इसके आसपास के लोग ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। नहीं, क्या भाई अब छोड़ दो यार मैं ऊपर चला जाता हूं। समझे? तो यहां पर
हिमालय के फुटहिल्स के पास जो है कई सारे ट्राइब्स चले जाएंगे, जो जनजाति है वो क्या होगा, हिमालय फुटहिल्स में चले जाएंगे, और राजा अपना अधिपत्य जो है इन क्षेत्रों में जाएंगे, इन क्षेत्रों में फैल जाएगा। बात को समझे कि नहीं, नहीं समझ रहे हो? अच्छा अभी सुनो, जब यहां पे राजा था तो राजा की मदद करने वाला कौन था, सभा और समिति, जो राजा को समय समय पर बताता था कि ऐसा करिए, वैसा करिए, फलाना करिए, ढिमाका करिए। लेकिन जब ये जन आगे जाने लगा, इन लोगों के लिए इस जगह पे पहुंचना मुश्किल हो गया। अरे हर फैसले के लिए जाएंगे क्या दिल्ली, जब वैदेह रीजन में है? हर फैसले के लिए तुम जाओगे क्या कि नहीं नहीं ऐसा है, हमको 2 केजी चूरन चाहिए, राजा से पूछना पड़ेगा, लोगों में 2 केजी चूरन बंटवाना है, चलो आप चलते हैं दिल्ली सभा समिति में। ऐसा नहीं, क्या होगा, ये लोग जाएंगे, यहां पे एक जन आएगा, 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 नहीं समझा? ये एक जन, ये जन, ये जन आगे, यहां पर ये तीनों में आपस में लड़ाई होगी सुप्रीमेसी की, तो ये क्या बन जाएगा, जनपद बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कई सारे जनपद निर्माण होने लगेंगे, और हर एक जनपद का अपना सभा समिति होगा, कहेगा मैं यहां नहीं आऊंगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या होगा कि सभा समिति जो पहले हुआ करता था उसका रेलिवेंस थोड़ा कम हो जाएगा, हर एक जनपद में अपना सभा समिति है, अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? पहले बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था क्योंकि एक ही था, अब बहुत सारे हो गए, अब अपना अपना क्षेत्र हो गया है। अच्छा जब जनपद बनेगा तो कोई एक टाइप अपनी अथॉरिटी दिखाएगा क्या? नहीं, बहुत सारे ट्राइब आ गए एक जगह पर। जब आप शहरों में आते हैं तो बहुत सारे कास्ट बन जाते हैं, नहीं बनता है? बहुत सारे कास्ट होते हैं, बहुत सारे रिलीजन होता है, तो क्या तुम कास्ट का डोमिनेंस दिखाती हो क्या कि नहीं नहीं मैं तो राजपूत हूं, नहीं नहीं मैं तो ब्राह्मण हूं? नहीं, आप कहते हो मैं पटना से हूं? नहीं, जब एक जगह पर कई धर्म और कई कई जाति के लोग रहते हैं तो लोगों का जाति और धर्म से जो जो उसकी जो धारणा होती है, जो रिजिडिटी बनी रहती है, वो थोड़ा कम होता है। उस जगह का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो अब गण का इंपॉर्टेंस कम हो गया है, जनपद का इंपॉर्टेंस कि मैं इस जगह से हूं, उसका इंपॉर्टेंस बन गया है। इस जनपद को बचाने के लिए मैं मर भी सकता हूं, मार भी सकता हूं। नहीं समझे बात को? और एक जनपद दूसरे जनपद से जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, महाजनपद। समझ में आ रहा है? इतिहास में अंगुत्तर निकाय और बहुत सारे अन्य बौद्धिक किताबों में आपको मिलेगा कि 16 ऐसे महाजनपद का जिक्र मिलता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब लोहे की खोज ने क्या हुआ है, भौगोलिक विस्तारण किया है। क्या किया है? ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन किया है, जिससे एक जगह पर जो वैदिक कल्चर कॉन्सेंट्रेटेड था वो धीमे धीमे फैलने लगा और जनपद में बना, और धीमे धीमे यही जनपद महाजनपद का निर्माण होता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? अब मेरी बात को सुनो, ये जो महाजनपद यहां बन रहे हैं इसमें कौन है, राजा, पुरोहित, आम जनता, शूद्र, यही है ना? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अच्छा, ये सब वैदिक कल्चर फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। अगर मुझे ये बताना हो कि वैदिक कल्चर का इंफ्लुएंस किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, तो आप क्या बोलेंगे? ए में ज्यादा होगा, बी में उससे कम, सी में उससे कम, डी में इससे कम, ई में तो बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग आपस में आए हैं, ट्राइब वाइब मिले हैं, कल्चर थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। बात समझे कि नहीं? ये जो ट्राइब ऊपर आए हैं इनमें बिल्कुल ही नहीं होगा। अरे जाओ भाड़ में जाओ, हमें क्या मैजिक कल्चर से, हम तो लोकल एबोरिजिनल से, हम ऊपर चले जाएंगे। वो सब अपना मानते हैं। उनमें क्या होता है, कबीला कल्चर होता है। क्या होता है, एक कबीला में कई सारे लोग हैं, इनका अपना सरदार होगा, हाँ सम्मत कहते हैं इसको, एक सरदार होगा। और कैसे होगा, चुनाव होगा, ठीक है? सरदार की मदद करने के लिए 2-3 उनके चंगू मंगू और होंगे, उनका भी चुनाव किया जाएगा। तो यहां राजा नहीं है, गलती से लोग इन्हें राजा बोल देते हैं, राजा नहीं है,
यह महासम्मत है, चीफ है, ट्राइबल चीफ है, ये समझ में आ रहा, सरदार है, कबीले का सरदार। आप बात समझ रहे हो? तो इनको तो वेदों से कोई लेना देना नहीं है, बात समझे कि नहीं? तो यहां पर ये जो ट्राइबल चीफ है ना, ये भी अपनी एरिया को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये भी महाजनपद का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये भी गण है। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो महाजनपद नजर आ रहा है, ये दो तरह के होंगे। एक जो वैदिक संस्कृति मानने वाले होंगे, और यहां पे क्या होगा, राजतंत्र। सही बोल रहा हूं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनार्की। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? है गलत बोल रहा हूं? ये लोग वैदिक संस्कृति मानने वाले हैं, राजतंत्र है, और यहां पर मोनार्की चल रही है। ये लोग कौन है? जैसे पुरोहित अपनी बात रखेगा, पूजा पाठ होगा, कर्म कांड खूब चल रहा होगा यहां पर, वैदिक संस्कृति वाले हैं ना। सेक्रीफाइस, घोड़े के सेक्रीफाइसेस लगवा दिए, बैलों के गिरवा दिए। अच्छा, दूसरा कौन सा होगा, वो जनजाति वाले लोग। में ट्राइबल चीफ होगा, जिसको महासम्मत बोलते हैं, ट्राइबल चीफ वाला होगा। यहां पे ट्राइबल चीफ का क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है? ट्राइबल चीफ का इलेक्शन हो रहा है, यहां पर चुना जा रहा है, इलेक्शन हो रहा है ना। अच्छा बताइए, तो उस जगह को क्या बोला जाता है जब आपका चीफ या हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिपब्लिक कहा जाता है, गणतंत्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गणतंत्र की डेफिनेशन क्या होता है, रिपब्लिक का डेफिनेशन क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हालांकि जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो बहुत कुछ उसमें उसका अलग मीनिंग भी होता है, लेकिन अभी हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जान रहे हैं। तो गणतंत्र का मतलब वो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, तो इसका मतलब ये वो वाले लोग होंगे। अच्छा, क्या यहाँ पे वैदिक संस्कृति का कुछ होगा क्या? हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम वैदिक मानो ना मानो, ये लोग होंगे। इनको क्या बोला जाएगा, गणसंघ, समझ, जनसंघ, इनको बुलाया जाएगा जनसंघास। अब मुझे ये बताइए कि बुद्ध और जैन यहां से बिलोंग करते पाए जाएंगे या यहां से बिलोंग करते पाए जाएंगे? यहां से तो कभी जिंदगी में बुद्ध बन नहीं पाओगे। जिस दिन बनते उसी दिन कचर दिए जाते, समझे? इसीलिए तुमने सुना होगा शाक्य क्लान के हैं ये। शाक्य क्लान क्या होता है, कहा क्लान है वो, क्लान गण बनाएगा, वो गण संघ से बिलोंग करते हैं। यही कारण था कि वैदिक रिचुअल और प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे वो। उनका जन्म ही उस जगह पे हुआ था जहां पे वैदिक संस्कृति मानी नहीं जा रही है। जब तुम्हारा जन्म उस जगह पे होगा तो तुम्हारी बात ही अलग हो जाएगी। तो ये क्या होंगे, ये गणसंघ किसे बिलोंग करते हैं? आपने सुना होगा लिच्छवी गणसंघ था, वज्जी गणसंघ था, शाक्य गणसंघ था। इसीलिए कहते हैं ना कि उनके पिता राजा, तो मैंने मना किया था कि राजा नहीं है यहां पर, बोला ना। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन नाम था। सुद्धोधन राजा थे क्या? गलत लिखा है आपकी किताबों में, वो राजा हो ही नहीं सकते, वहां है ही नहीं राजशाही, वो तो रिपब्लिक है। उनके पिताजी ट्राइबल चीफ थे, महासम्मत थे। आबिर के पिताजी राजा थे क्या? नहीं, उनके पिता क्या थे, लिच्छवी के महासम्मत थे ना। नहीं समझा? ट्राइबल चीफ थे, राजा कहना गलत हो जाएगा। अच्छा अब बड़ी बात सुनो, जब राजशाही नहीं है तो वर्ण भी नहीं है। दा ये वैदिक कल्चर माने नहीं रहे तो वर्ण कहां डाल दिए तुमने? तो तुम कैसे बोल रहे हो कि
बुद्ध जो है वो क्षत्रिय है। पॉइंट टू बी नोटेड। कभी सोचा ने कैसे बोल दिया बुद्ध को क्षत्रिय है? भैया ये तो जनजाति से बिलोंग कर रहे हैं ना, इनमें तो वैदिक संस्कृति का कोई छाप भी नहीं है, तो तुमने कैसे बोल दिया बुद्ध क्षत्रिय है? यहां पर गण संघों का आर्यीकरण किया गया है, आर्यनाइजेशन किया गया है। क्या किया गया मालूम है तुम्हें? अब कहा कि यार हमारा डोमिनेंस मेंटेन रहना चाहिए, थोपा गया है। इन्होंने कहा कि जो लड़ाकू क्षेत्र के जो लड़ाकू लोग होंगे, जो राजन शिक्षित होंगे, उनको हम क्षत्रिय देंगे, बाकी सबको शूद्र बना देंगे। तुमको मैं एक कहानी बताता हूं। कोसाल जो है ना, उसमें राजतंत्र है। कोसाल, कोसाल अभी मिलेगा तुमको, जो उत्तर प्रदेश में। कोसाल जो है राजतंत्र है। कोसाल वज्जियों पर आक्रमण करता है। कोसाल जो है वो शाक्यों पर आक्रमण करता है। नहीं समझी? कोशाल राजतंत्र है, वहां पर राजतंत्र, मैं कहानी बताऊंगा उसका पूरा, क्या क्यों लड़ाई होती है। कोशाल राजतंत्र है, वो एक महाजनपद है। कोशाल जब शाक्य पर अटैक करता है तो शाक्य हार जाते हैं, और उन शाक्यों को हारने के बाद जो वैरियर क्लान है, जो महासम्मत है, उनको राजपूत बना दिया जाता है, और जो लोग हैं उन्हें शूद्र बना दिया जाता है। आप समझे कि नहीं? नहीं समझ लो कहानी। उनको बोल दिया कि भाई तुम तो पुरोहित किसी को नहीं बनाया, ना ना ना, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंपटीशन। यहां पे किसी तरह का कोई बदला वादला नहीं है, लड़ाई मैं कोई कोई अपना मतलब कंपटीशन तैयार नहीं करना चाहता। तो ये जो ब्राह्मण्स है, क्योंकि बनाने वाला कौन है? ब्राह्मण्स। तो पुरोहित वर्ग ने अपना कंपटीशन तैयार नहीं किया, कहा भाई तुम में से तो किसी को ब्राह्मण बनने की योग्यता ही नहीं है, बात खत्म करो। तो तुम में से किसी को ब्राह्मण तो नहीं मिलेगा। हाँ, जो ट्राइबल चीफ है, तो दो जन, उनको मैं क्षत्रिय बना दूंगा, और बाकी को शूद्र बना दूंगा। क्यों बाकियों को? क्योंकि तुम तो एबोरिजिनल्स हो। यहां पर जब तुम ये बोल रहे होते हो कि ये क्षत्रिय थे, कायदे से तुम ना उनका आर्यीकरण कर रहे हो। बुद्ध ने कभी अपने आप को क्षत्रिय बोला ही नहीं भाई, बुद्ध तो हमेशा वर्ण के खिलाफ थे। दिस इज हाउ योर बुक्स राइट थिंग इन अ वेरी रॉन्ग मैनर। समझी? नहीं समझ में आया आपको मैम? लिखा हुआ है ना कि क्षत्रिय थे बुद्ध। तो भाई एक आदमी अपने आप को वर्ण के खिलाफ बता रहा है, अब तुम उसको क्षत्रिय बना दे रहे हो। तो वही बात हो गई कि एक आदमी कर्म कांड के खिलाफ बोल रहा, पूजा उसी की हो रही है। एक आदमी जिसे अवतार के खिलाफ है, तुम उसको बुद्धिसत्वा के नाम पे कई अवतार बनाए बैठे हो। तब हम बुद्ध को वर्ण व्यवस्था के अंदर डाल देंगे कि वो क्षत्रिय हैं, इसका मतलब हम बुद्ध की जो मेजर फिलॉसफी है उससे दूर हो रहे हैं और उनका आर्यीकरण कर रहे हैं। क्योंकि आपकी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये क्षत्रिय के थे, इसीलिए आप इसे बोलते हैं। किसी भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको ये मिलते नहीं आएंगे कि ये क्षत्रिय थे। देख लीजिए, चाहे कोई किताब उठा लीजिए, पलट के देख लीजिए, तीनों पिटाक पर पढ़ लीजिए, महायान की किताबों में आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? कुछ खोपड़ी में घुसा? नहीं घुसा? मैडम घुसा? ये तो एब ओरिजिनल लोग हैं यार। ये कौन है? जनसंघ है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन महाजनपद के दो प्रकार हुए, दो प्रकार के महाजनपद हैं।
एक प्रकार महाजनपद का क्या है? वैदिक। पहला प्रकार क्या है? राजतंत्र, मतलब मोनार्की। और दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा तरह का जनसंघ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपब्लिक्स। यही दो प्रकार पढ़े हो ना तुम। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों में अंतर बताइए। तो ये लोग कौन है जो वैदिक कल्चर मानते हैं? और किंग जो है वो हेरिडेटरी है, वंशानुगत है। यानी कि ये वैदिक संस्कृति मानने वाले लोग हैं। भैया लिखते भी रहिए, मुंह ना देखिए। और ये लोग क्या है? वंशानुगत है, राजशाही वंशानुगत है। जबकि यहां पर जो महासम्मत है वो क्या है? वो क्या है? ट्राइबल चीफ। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? इसका चुनाव हो रहा है। और ये लोग वैदिक संस्कृति नहीं मान रहे हैं। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैम? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? दूसरी बात जो हम और अंतर ढूंढ सकते हैं दोनों में क्या है? ये लोग फर्टाइल लैंड्स पर हैं। फर्टाइल लैंड ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स। सही बोल रहा हूं? इन्होंने तो मार के भगा दिया ना, भागे यहां से, तो वो हिमालय की तरफ चले गए, है ना? तो ये कहां पाए जा रहे हैं? गंगा के मैदान के उर्वर भूमि पर हैं ये लोग। और ये लोग कहां पर हैं? हिमालय के फुटहिल्स पर हैं। हिमालय के कहां पर हैं? मैं हिंदी में लिख दूं क्या? मैं बोल दूंगा तो नहीं चलेगा, तो दोनों में बहुत टाइम लगता है। हिमालय के फुटहिल्स पर है। इसको क्या बोलेंगे? गंगा के मैदान के उर्वर भूमि पर हैं, पर अवस्थित हैं। ये कहां है? हिमालय के निचले हिस्से में। बोल रहा हूं? अब जब ये उर्वर जमीन पर होंगे तो इसका मतलब ये लोग जो होंगे वो धनाढ्य होंगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं? पैसा बहुत होगा इनके पास। और ये लोग हिमालय फुटहिल्स पर हैं तो धनाढ्य नहीं होंगे। यहां राजशाही है, इस वजह से पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन ज्यादा बढ़िया से होगा। अरे भाई तुम मानो ना मानो, तुम्हें करना पड़ेगा। यहां पर लोकतंत्र है तो आपस में सहमति बनाना मुश्किल होगा, इसीलिए यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिलेगा तुम्हें। समझा? तुम एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की एक किताब है, मैं तुम्हें बोलूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और उसका एक डीडी वन पे पहले आया करता था, भारत एक खोज करके। उसका एक एपिसोड है जो इसी के बारे में बताता है। ये लोग क्या करते थे, जो गणसंघ वाले लोग हुआ करते थे, इनमें कभी आपसी सहमति बन ही नहीं पाती थी महासम्मत और उनके लोग, उनके असिस्टेंट के बीच में। वो बोलते थे कि ऐसा है, यहां पर टैक्स लेना चाहिए हमें। तो 3 आदमी बोल रहा था कि टैक्स नहीं लेना चाहिए, 2 आदमी बोले टैक्स लेना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो जो इनका काउंसिल परिषद हुआ करता था, जहां पर डिसीजन लिया जाना होता था, वहां पर अक्सर जूता चप्पल चलता था। 3 आदमी ने इधर जूता मारा, उधर ने 3 आदमी ने चप्पल मारा। तो इसमें हमेशा एक पॉलिसी पैरालिसिस बना रहता था। लेकिन जब आप इनकी बात कहेंगे तो ये कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देते थे। आप बड़े बड़े शासक नाम सुने होंगे, अशोक,
नंद, वो बोल रहे थे, वो काम करना पड़ता था। तो यहां पर क्या था कि कोई भी पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होती थी। यही कारण था कि पैसा भी कम है, पॉलिसी भी नहीं इंप्लीमेंट हो रहा था। ये लोग कमजोर हैं, ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। समझ में आ गया? ये कुछ डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए महाजनपद में और उसमें। तो महाजनपद आपको समझ में आ गया? एकदम बढ़िया समझ में आया महाजनपद कैसे है, क्या है, कैसे क्या हुआ। अब मेरी बात को जरा समझो। उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है? नहीं, उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है? वंशानुगत हो गया है, चतुर्वर्ण आ गया है, कर्म कांड की व्यवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। पूर्व वैदिक काल में देखिए, एक बात सुन लीजिए, कहकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऋग्वेद में कई सारे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, बताऊं कि नहीं। जो ऋग्वेदिक काल है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्व वैदिक काल, उसमें औरतों को सभा समिति में जाने का अधिकार था। कुछ किताब बोलते हैं कि समिति में नहीं, सभा में, समिति में नहीं, सभा में जाने का अधिकार था। कुछ किताब बोलते सभा समिति दोनों में जाने का था। मैं कहता हूं कि राजा के जो काउंसिल हुआ करते थे उसमें जाने का अधिकार था। यही कारण है कि बहुत सारे विश्ववदिंस हुए हैं। विश्ववदिंस जानते किसे कहते हैं? विमेन स्कॉलर को। यार ये बंद कर दो, इसी इसी बंद कर दीजिए। ज्यादा ठंडा नहीं लग रहा आप लोगों को सर? ठीक है, तो विश्ववदिन हुआ करते थे। विश्ववदिन का मतलब होता है विमेन स्कॉलर। विमेन स्कॉलर उस समय में ऐसी हुआ करती थी कि एक स्कॉलर हुआ करती थी गार्गी, उनको बुलाया गया सभा में, बहुत जबरदस्त, एक बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, उनका नाम था यज्ञवालक थे। यज्ञवालक ने एक किताब लिखी है, उसका उनका नाम है बृहदरण्यको उपनिषद। अब समझिए सर कि गार्गी क्या थी। बृहदरण्यको उपनिषद का जो हिंदी वर्जन है उसे इलियट ने लिखा है दी वेस्टलैंड करके, इंग्लिश में अभी ट्रांसलेशन हुआ उसका। दी वेस्टलैंड को नाम पर, जो कि यज्ञवालक किसके, बृहदरण्यको उपनिषद से इंस्पायर्ड है, दी वेस्टलैंड। उस वेस्टलैंड पर उसे नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर पे। सोच सकते हो कि यज्ञवालक के किस तरह के लोग होंगे। समझी मैम? बड़ी बड़ी ये यज्ञवालक ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है बृहदरण्यको उपनिषद। उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन था, इलियट ने लिख किया दी वेस्टलैंड करके। आप पढ़िएगा जाकर। उसको उसको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर पे। नोबेल प्राइज मतलब हाईएस्ट प्राइज लिटरेचर का अगर कोई होता है तो उसे नोबेल प्राइज कहते हैं। मतलब एक ट्रांसलेशन भर है वो, और उसको नोबेल प्राइज मिल गया उस। तो सोचिए कि बृहदरण्यको उपनिषद कितनी जबरदस्त किताब रही होगी। बेसिकली ये डील करती है कि जन्म के मरने के बाद क्या होता है, मेटाफिजिक्स से डील करता है। उस बृहदरण्यको उपनिषद के ऑथर यज्ञवालक को का विवाद हुआ गार्गी के साथ, और गार्गी ने यज्ञवालक को हरा दिया। अब आप सोचिए कि गार्गी किस तरह की स्कॉलर रही होगी। गार्गी, मैत्रेय, अपाला, विश्वतारा, ऐसे विश्ववदिन हुआ करते थे उस एज में। इतने जबरदस्त स्कॉलर। अब ये बताइए कि ये जो विमेन स्कॉलर बनी है, ये पेड़ से तो ऊपर से तो उड़ के आई नहीं है। इसका मतलब आपको पढ़ाया लिखाया गया है, तभी तो आप बनी है। इसका मतलब थोड़ी सी लिबर्टी तो है। अच्छा, समाज पूर्व वैदिक काल में लड़ाकू है, गण लड़ रहा है कि नहीं? तो डेफिनेटली पुरुषों का थोड़ा तो ऊपर हाथ ऊपर रहा होगा। तो पुरुष सत्तात्मक समाज तो है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन की कंडीशन खराब है। विमेन को बोलने का अधिकार है,
कोई भी सभा में जाने का अधिकार है, किसी भी तरह का कर्म कांड होगा तो वुमेन मेन के साथ हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के करेंगे। बात समझी कि नहीं? तो समाज जो है ना उसमें समता दिखाई दे रहा है, लेकिन पुरुष सत्तात्मक समाज है। पुरुष सत्तात्मक समाज क्यों है? क्योंकि समाज लड़ाकू है। समझिए भाई, एक गण के पीछे लोग लड़ने जा रहे हैं तो पुरुष सत्तात्मक समाज तो होगा ही, लेकिन औरतों की स्थिति अच्छी है पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जब यह बात हो जाता है कि आपका वर्ण जन्म के आधार पर डिसाइड होगा और पुरुष सत्तात्मक है, तो नेचुरली फादर का रोल बढ़ जाएगा। नहीं, अरे आप ब्राह्मण या क्षत्रिय इस बात में क्योंकि आपके फादर ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, जन्म के आधार पर ही आपका वर्ण डिसाइड होगा, तो फादर का रोल नहीं बढ़ जाएगा, सिग्निफिकेंट बढ़ जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल में सिर्फ सब कुछ उल्टा हो जाएगा। औरतों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो सभा समिति से महिलाओं को बाहर कर दिया जाएगा, महिलाएं ज्यादातर घर के काम में लगी रह जाएंगी। कई कई जगह पर सती प्रथा का भी देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जितनी भी कुरीतियां आई हैं आपके समाज में, वो पूर्व वैदिक काल की नहीं है, उत्तर वैदिक काल की है। समझे? लेकिन एक ऋग्वेद में एक श्लोक मिलता है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ऋग्वेदों के श्लोक से आपको यह अंदाजा लगता है कि मांग अगर होगी, यानी देखिए ऋग्वेद क्या है, जो प्रकृति जो ईश्वर है उसकी पूजा, उसको खुश करना। मेरी बात को समझो, ऋग्वेद में जो पुरोहित, जो इधर देखो, ऋग्वेद में जो पुरोहित हैं वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ना 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 ना, आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है यहां पर। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है कि हे भगवान मेरी मानसिक स्थिति जो है वो किसी और अन्य स्तर पर पहुंच जाए, ये सब नहीं हो रहा। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारे घर वाले ठीक रहें, युद्ध में जीत जाएं। मतलब क्या? अर्थ अर्थ प्रधान है आपका मंत्र, अर्थ प्रधान है आपका पूजा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप चाहते हो कुछ पाना, जब आप कुछ पाना चाहते हो तो आप ईश्वर के साथ जो रिलेशनशिप रखते हो ना, वो हैप्पीनेस और सॉरोनेस का रखते हो कि हे भगवान आप खुश रहना, मेरे को ये चाहिए, दुखी मत होना, हमसे गलती हो गई तो माफ कर देना। तो आपको, आप अगर ऋग्वेद के हाइम्स पढ़ेंगे, उनके मंत्र पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि हर में ईश्वर को खुश करने की कोशिश की जा रही है। वो खुश इसलिए नहीं कि मेरा मानसिक और बौद्धिक विकास हो, मेरा आध्यात्मिक विकास हो, ये नहीं है ऋग्वेद के मंत्रों का कारण, मंत्रों का मेन मकसद। ऋग्वेद में मंत्रों का मेन मकसद क्या है? कि मुझे ये मिल जाए, मैं ये युद्ध जीत जाऊं, मैं ये जगह ले लूं, मेरे पास 100 बैलें हो जाएं। समझ में आ रहा है? ऋग्वेद के मंत्रों का मेन मकसद यही है। ऋग्वेद में जब आपके मंत्रों का मेन पर्पस ये होगा तो नेचुरली होगा कि आपकी जो बातें होंगी वो मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट पे होगी। अब मटीरियल आपको कैसे मिलेगा? जब आप युद्ध करेंगे। अरे भाई, आपको गायें कैसे मिलेंगी, बैल कैसे मिलेगा, दाविस्ती कैसे होगा? जब आप युद्ध करेंगे। युद्ध के लिए जरूरत क्या है? मेल का। फीमेल तो लड़ने जाएंगी नहीं। तो इसीलिए ऋग्वेद में कई जगह पे आपको मिलेगा कि मेल बच्चा हो, मेल, समझ में ना, मेल बच्चा हो, इसका मिलेगा। कई जगह पर ऋग्वेद में फीमेल को कॉज ऑफ मिजरी कहा गया है, दुख का कारण कहा गया है। समझ में आ गया? तो ये चीज है, पर इसका मतलब हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि वैदिक कालों में स्त्रियों की स्थिति खराब थी। वहां पर बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स हुए हैं, स्त्री की स्थिति काफी अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में वो गड़बड़ा गया सिचुएशन। समझ में आ गया? तो हमने इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स सब देख लिया। अच्छा, उत्तर वैदिक काल के भगवान बदल जाएंगे। देखिए, भगवान काल दर काल बदलते रहे हैं। वैदिक काल में कोई और भगवान है, उत्तर वैदिक काल में कोई और भगवान है, महाजनपद काल में कोई और भगवान है, गुप्ता काल में कोई और भगवान है। अच्छा, भगवान का महत्व भी बदल जा रहा है। पूर्व वैदिक काल में आपके भगवान कौन? प्रकृति। उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए? सारे प्रकृति गॉड साइड हो गए। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश का सिग्निफिकेंस बढ़ गया, रुद्र जिसको कहते हैं हम लोग। समझे बात हो कि नहीं? अब के बाद, उत्तर वैदिक काल के बाद आपको या तो शिव की पूजा होती दिखाई देगा, या विष्णु की पूजा, या ब्रह्मा की पूजा।
समझ में आपके ईश्वर जो है कुश कुमार कहते हैं लेटर वैदिक में सती प्रथा है क्या? देखिए सर, किताबों में ज्यादातर जिक्र नहीं मिलता है। किताब में बोलते हैं कि सती प्रथा नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन कुछ जगह पर कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जो सती प्रथा के बारे में दिखाता है। पर आप कभी भी ये मत लिखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा है। अब सती प्रथा बोलिएगा गुप्ता के बाद, गुप्त काल के बाद ही सती प्रथा की सिस्टम शुरू हुआ है, अभी तो नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? तो कुछ एविडेंसेस इसके बेसिस पर हमने कहा ये चीज क्लियर है। ये चीज क्लियर है। ये चीज तो इसका मतलब हम लोग अर्ली वैदिक एज भी पढ़ लिया, लेटर वैदिक एज भी पढ़ लिया, महाजनपद पे आ गए। अच्छा, लेटर वैदिक काल में आपने क्या देखा है? लेटर वैदिक काल में आपने क्या देखा? एक सामाजिक कुरीतियां आ गई, कर्मकांड अति अति से ज्यादा अति वाला हो गया। कर्मकांड के आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। यहां पर आर्यनाइजेशन के बाद कौन कौन आए इस चीज का विरोध करने के लिए? बुद्ध और महावीर। तो हमारा टॉपिक बुद्ध और महावीर है। अब आप बोलेंगे सर मुझे आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, नहीं, थोड़ा रुकिए, मैं ये पूरी बातें आपको थोड़े से बाद में बताऊंगा। थोड़ा रुकिए, जब मैं आपको लिटरेचर पे आऊंगा ना तो मैं पूरी बात एक साथ लेके जाऊंगा। अभी आपको आप ना फ्लो को मत तोड़िए, फ्लो को पकड़े रहिए। बुद्ध ने 3-4 चीजें देखा उस समय की व्यवस्था पे कि भैया मोक्ष बहुत महंगा है और एक आदमी खुद से मोक्ष पा भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसे इतनी क्लिष्ट संस्कृत पढ़ना नहीं आता है और उपनिषद को तो पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। वेस्ट बहुत दुखी है क्योंकि बहुत ज्यादा बलि प्रथा का प्रचलन चल गया है, सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। शूद्र को तो कहा ही नहीं गया, सूर्य को तो आर्यन फोल्ड से ही बाहर कर दिया गया है। गायत्री मंत्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र वही पढ़ सकता है जो आर्य है। क्षत्रिय को लग रहा है कि ब्राह्मण उनको दबा रहे हैं, तो ब्राह्मण को छोड़ के चतुर्वर्णा में तीनों वर्ण दुखी हैं। तो यहां पर बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है, गौतम बुद्ध का। तो मैं फटाफट गौतम बुद्ध की शुरुआती लाइफ के बारे में बताता हूं, फिर डायरेक्ट उनकी फिलॉसफी पर आएंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 बीसी में हुआ। सुनो, ध्यान सुनो इधर। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध शुरुआत में नहीं बोलते हैं, उनको सिद्धार्थ कहा जाता है। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध कब बोला जाएगा? जब उनको इनलाइटनमेंट मिल जाएगा, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। तो उनका जो जन्म था वो 563 बीसी में हुआ। कहां पर? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां है? नेपाल के पास। अभी मैं ये मान रहा हूं कि गौतम बुद्ध वही गौतम बुद्ध है जो 9वें अवतार हैं। कुछ ऐसे भी एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि वो बुद्ध अलग थे। तो अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब ये है कि ये 9वें अवतार वाले हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, इनके पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। इनके माता का क्या नाम था? माया देवी। ठीक है। सुद्धोधन जो थे वो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे। समझ में आ गया? कहां पर? शाक्य में। इसी प्रकार ये शाक्य क्लान से बिलोंग करते हैं। गौतम बुद्ध कौन से क्लान से बिलोंग करते हैं? शाक्य क्लान। ये क्या था? गणसंघ था। ठीक। गौतम बुद्ध जो थे, जब उनके का जन्म हुआ वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। बुद्ध पूर्णिमा के जन्म होते ही उनकी माता जो है वो चल बसी। ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म को बुल, लोटस, बहुत चीजों से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। जो जन्म हुआ तो उनकी माता चल बसी। गौतम बुद्ध को जब जन्म होने के बाद जो सिद्धार्थ सुद्धोधन हुआ करते थे, सुद्धोधन ने कहा कि चलो एक बार इनको ऋषि से मिलाते हैं और जरा देखते हैं कि इनकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, ये क्या बनेंगे आगे जाके। क्योंकि थोड़े सुस्त रहते थे ये, शांत मिजाज के। तो थोड़ा सा कंसर्न हुआ इनके फादर को, तो कहा चलो एक बार ऋषि से जाके मिलवा आते हैं। ऋषि ने कहा कि भाई ये तो ग्लोबल लीडर बनेगा। तो दुर्योधन खुश हो गए कि भाई क्या बात कर रहे हो, कह रहे विश्व गुरु बनेगा। भाई ये विश्व को जीतने आया है, कहां तुम यार, इसका इसका तो मैं एकदम ऐसा कुंडली देखा ही नहीं हो। तो सालों हजार साल बाद ऐसी कुंडली दिखाई देता है। तो खुश हो गए एकदम। घर आ गए वापस। घर आ गए तो एकदम खुश है, यार ये मेरा बेटा तो दुनिया जीत लेगा, ऐसा करेगा वैसा। देखा कि यार बड़ा शांत आदमी रहता है यार, 24 घंटा ये कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप रहता है एकदम। तो फिर से गए उसी दूसरे का, क्या आदमी हो जी? बता रहे थे कि दुनिया जीत लेगा, ये दिन भर शांत रहता, बैठा रहता, ध्यान मुद्रा में रहता, क्या चल रहा है ये? तो कहा भैया मैंने तुम्हें कहा क्या कि ये युद्ध करके जीतेगा।
ये अपनी विचारों से दुनिया जीत लेगा, मॉन्क बनेगा, ऋषि बनेगा। या पिताजी इनका पगला गए बिल्कुल, कह रहे भाई हमको तो राजा चाहिए, क्या बोल रहे हो तुम? नहीं बनेगा तो ये मॉन्क। कह रहा है कुछ तरकीब बताइए। कह रहा है कि इस लड़के को दुख से दूर रखिए। जिस वक्त इस बंदे ने दुख देख लिया, उसके बाद तुम इसको जो है राजा नहीं बना सकते हो, ये तुरंत निकल जाएगा। अच्छा, ये बात, रुको। उसने 30 से 35 साल के बाद के जितने भी लोग थे, बूढ़े बीमार, सबको अपने महल से बाहर कर दिया, क्या निकलो यहां से। बुद्ध के घूमने का रास्ता भी फिक्स था, जहां पे लोग दिन भर हंसते रहते थे, कोई दुखी रहता ही नहीं था। और उनके कोर्ट में लोगों को ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी दुखी नहीं रहेगा, हमेशा हंसता रहेगा। तो बुद्ध ने हमेशा, बुद्ध का जो बचपन बीता है वो हमेशा खुशहाल में बीता है। बुद्ध को लगा कि दुनिया यही है, बहुत खुश मिजाज दुनिया है, क्योंकि उनके पिता ने ऐसा आवरण बना के रखा था कि भाई सब लोग हमेशा खुश रहें। एक बार क्या हुआ कि एक इनविटेशन मिला बुद्ध को, तो बोला गया कि अरे अपने बेटे को भेजिएगा। तो सुद्धोधन ने साफ साफ बोला गया था कि मेरा बेटा तभी जाएगा जब तुम्हारे कोर्ट में कोई भी बूढ़ा बीमार नहीं दिखाई देगा तुम्हारे यहाँ पे, और सब खुश मिजाज रहेंगे। क्या, अरे टेंशन मत लीजिए, वैसे भी सब खुश मिजाज आदमी। तो इनविटेशन के बाद वापिस आ रहे थे, तो जब वापिस आए तो उनके जो चैरियटियर हुआ करते थे, जो सारथी थे, उनका नाम था चिन्ना, और उनके घोड़े का नाम था कंतका। देखिए ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके चैरियटियर सारथी का क्या नाम था? चेन्ना, CHENNA, चेन्ना। और इनके जो घोड़े का नाम था वो क्या था? कंतका, KANTA या THAKA। कंथका भी बोलते हैं कुछ जगह पर, कुछ जगह पर किताबों में आपको कंतका भी मिलेगा, KANTAK या THAKA, कंथका भी मिलेगा। तो इनके घोड़े का नाम कंतका था, वेरी इंपॉर्टेंट। आप चेन्ना को भूल सकते हैं, कंतका को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि यही घोड़ा जो है ये इनके घर छोड़ने की निशानी बनेगा। देखो क्या होता है। तो एक रास्ता जो उनके लिए अलॉट किया जाता है, उस रास्ते पे एक पेड़ गिर जाता है, और चेन्ना को ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन था कि आते वक्त आपको यही रास्ता लेना है। और पेड़ गिरा हुआ है, तो चेन्ना गया, उसको तो पता था कि रास्ता तो यही लेना है। तो चेन्ना उसको उठाने लगा, पूरी तरीके से पूरा मेहनत लगाने लगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसा है भाई कि तू इसको निकालने के चक्कर में क्यों है, ये बाएं से रास्ता ले ले। नहीं नहीं नहीं, हमको कहा गया कि इसी रास्ते से आए। मैं कह रहा हूं ना, मेरी भी तो कुछ बात होगी, तो ये रास्ता ले। चन्ना आधे मन से कहा कि ठीक है चलो भैया यही रास्ता ले लेते हैं। जब ये रास्ता लिया तो सबसे पहले जो उनको आदमी दिखाई दिया, वो दिखाई दिया खांसता हुआ एक बीमार आदमी। समझ में आ गया? खांसता हुआ एक बीमार आदमी नजर आया। तो गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि चन्ना, ये आदमी खांस क्यों रहा है, इतना दुखी क्यों नजर आ रहा है, इतना बीमार क्यों नजर आ रहा है? कह रहे सर, शरीर है तो बीमार तो होगा ना। ये शरीर भी एक मशीन की तरह है, तो कभी कभी बहुत अच्छी तरह काम करता है, कई बार नहीं भी करता है। सिद्धार्थ ने कहा कि अगर ये शरीर बीमार पड़ता है तो इस शरीर का क्या मतलब है? When the body get diseased, what is the need of this body? फिर चन्ना को लगा मामला गड़बड़ा रहा है। चल कंतका भाग। कंतका अपना 100 की स्पीड से चल रहा था, 120 कर दिया कंतका ने। और चन्ना कह रहा जल्दी निकलो, आज तो सुद्धोधन पकड़ के पटक पटक के मारेंगे हमको। ये रास्ता काहे लिए? डेडिकेटेड रास्ता था उनके लिए। थोड़ी दूर बाद जो है, एक आदमी जो है वो खटिया पे लेटा हुआ है, एकदम बीमार, हाथ इसी से हिल रहा है, बूढ़ा है। कह रहा भाई मैं इतना फिट हूं, एकदम मेरा हाथ सीधा, इसी से शरीर क्यों हिल रहा है इसका? कह रहे सर, ये आदमी ना बूढ़ा हो गया है। चन्ना बोलते हैं। कहता शरीर बूढ़ा भी होता है? जब ये शरीर बूढ़ा होता है तो इस शरीर का क्या काम है?
व्हेन दिस बॉडी ग्रो ओल्ड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस बॉडी। चन्ना को लगा मामला और बिगड़ रहा है, कंद का मारा जल्दी चल, तो 140 की स्पीड से कंद का भाग रहा है। फिर थोड़ी दूर आगे गए, फिर दिखाई दिया कि एक आदमी जो है वो एक्चुअली लास्ट जा रहा है, उसको लोग राम नाम सत्य की तरफ लेके जा रहे हैं, 4 आदमी लेटा हुआ है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं चिन्ह कह सर कुछ मत पूछ, बस चलिए। तो तो फिर यहां पर कहता है अरे बताओ यार ये आदमी ऐसे लेट के क्यों जा रहा है, चल के भी तो जा सकता है, हम भी चलते हैं। कह रहे सर ऐसा है ना, ये आदमी मर चुका है। कह क्या, ये शरीर खत्म भी होता है? When this body is mortal, what is the need of this body? चिन्ना का मामला बहुत बिगड़ गया है, 160 की स्पीड से कंद तक भाग रहा है अब, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक आदमी हंसता हुआ जा रहा है, हा हा हा। तो चिन्ना को खुशी हुआ, चलो कोई तो हंस रहा है। तो फिर कहते चिन्ना अब क्या हुआ सर, अब तो ये आदमी हंस रहा है। कह रहे एक आदमी बीमार है, एक शरीर बीमार पड़ता है, शरीर बूढ़ा होता है और शरीर मर भी जाता है। तो ऐसी इनमें क्या खुशी है इस शरीर को लेकर कि आदमी इतना खुश है? तो कह रहा है सर एक बात बोले, ये आदमी ऋषि है, मॉन्क है, इसे एक्सटेसी की प्राप्ति हो चुकी है, एक फाइनल चरम सुख मिल चुका है इसको, अब इस दुनिया से परे हो चुका है। अच्छा, इस नश्वर दुनिया में रहना ही जो है ना सबसे बड़ा कारण है, भोग विलास में रहना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया को त्यागेंगे तभी जाकर जो है क्या मिलेगा, वो चरम सुख की प्राप्ति होगी। बस ये 4 बातें देखा और गौतम बुद्ध चले गए। उस दिन उनके सपने में, उस दिन जो हुआ सपना आया थोड़ा सा, उस पर गौतम बुद्ध डर गए, उठ गए। जैसे उठ के वो अपने पानी पीने के लिए जाते हैं अपने कोर्ट में, तो देखते क्या है कि एक लेडी जो है वो लेटी हुई है, आ गया, और बहुत दर्द में है। गौतम बुद्ध को आभास होता है कि जिस चीज को मैं देख रहा हूं वो बस एक छलावे की दुनिया है, असली दुनिया ये है ही नहीं। गौतम बुद्ध ने उसी समय 29 साल की उम्र के थे वो, उसी समय ये तय कर लिया कि मुझे घर छोड़ना है। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी यशोधरा के साथ, उनका एक बेटा भी था राहुल, तो बाद में मॉन्क बना, समझ में आ गया। और उन्होंने उनको छोड़ा 29 साल की उम्र में और निकल गए घर से। अब उनके साथ कौन कौन है, एक उनका चैरियटियर सारथी और दूसरा कंतका, वो उनको लेके जा रहा है, कह रहा है मुझे जंगल में छोड़ दो, ये छलावे की दुनिया है। देखिए एक्चुअली में गौतम बुद्ध यहां गलत समझ रहे हैं। तुम जिसे इनलाइटनमेंट कहते हो ना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूं कि वो क्या था। गौतम बुद्ध गलत समझ गए यहां पर। गौतम बुद्ध को यह एहसास हो गया अभी कि इस दुनिया में रह के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और आदमी खुश नहीं रह सकता है। इस दुनिया को छोड़ के ही जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और आदमी उस एक्सटेसी को अचीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो चौथा आदमी खुश था। उस चौथे आदमी ने एक्चुअली गौतम बुद्ध को यहां मिसडायरेक्ट किया है। लग रहा है कि अगर हम इस संसार को छोड़ेंगे तभी वो सुख की प्राप्ति कर पाएंगे, तो गौतम बुद्ध अभी गलत समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया है। जब घर छोड़ा उन्होंने, तो फिर वहां पर एक दूरी पे जाने के बाद उन्होंने कंतका को रोका, कंतका रुको, मेरा तुम्हारा साथ अब यहीं तक था। नीचे उतरे, कंतका को बोला कि मेरा बाल साफ करो। क्यों? क्योंकि बाल मोह का सबसे बड़ा कारण है। उनका बाल को जब शेव ऑफ किया गया तो ये देखकर कंतका जो है को बहुत बुरा लगा। कंतका कौन? घोड़ा। और इसी वजह से घोड़े की मृत्यु हो जाती है वहां पर। घर
गौतम बुद्ध का बाल कटवाना और घर को छोड़ना, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, महाविनीश कर्म। समझ में आ गया? और महाविनीश कर्म को घोड़े से इंडिकेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि महाविनीश कर्म के समय में गौतम बुद्ध का जो कंटका था उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद वो क्या करते हैं, 29 साल की उम्र में घर छोड़ते हैं, जंगल जंगल भटकते हैं। उनको सबसे पहले अलारा कमल नाम के एक गुरु मिलते हैं, वो उनको मेडिटेशन का पूरा ज्ञान देते हैं। गौतम बुद्ध को ये एहसास हो जाता है कि मेडिटेशन से भी मोक्ष नहीं मिल सकता। उसके बाद रामपुत्र करके एक और उनको गुरु मिलते हैं, वो भी उनको हायर लेवल मेडिटेशन सिखाते हैं। गौतम बुद्ध को यह भी एहसास हो जाता है कि नहीं मिल सकता। गौतम बुद्ध को लगता है कि मैं किसी भी तरह के मेडिटेशन, किसी भी तरह की चीजों से मोक्ष की प्राप्ति तो मुझे हो नहीं रही है। मेरे अंदर अभी भी दुख है, मैं दुख और सुख के चक्र से बाहर नहीं निकल पाया हूं। तो गौतम बुद्ध जो है फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि मैं तब तक ध्यान मुद्रा में रहूंगा जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए। एक समय तो ऐसा आएगा जब मुझे क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे ज्ञान हो जाएगा। गौतम बुद्ध एक जगह ढूंढते हैं बौद्ध गया में, निरंजनी रिवर वहां बगल में फ्लो करती है, उसके बगल में एक पीपल ट्री है, बोधि वृक्ष जिसको बाद में हम लोग बोलते हैं। उसके नीचे बैठते हैं और कहते हैं मैं ना तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। 49 डेज तक गौतम बुद्ध जो है अपने आप को निराहार, निर्जल, अपने आप को मेडिटेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? आप उस मेडिटेशन को देखिएगा तो उसका इतिहास में विवरण मिलता है कि उनकी सारी हड्डियां, कंकाल दिखना शुरू हो गया था। इसी वजह से गौतम बुद्ध का जो शरीर जो बिल्कुल बोनी है, वो रिप्रेजेंट करता है उनके मेडिटेशन को। जो बिल्कुल शरीर में कंकाल जैसा शरीर जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है उनके मेडिटेशन को। 49 डेज तक मेडिटेशन किया और फाइनली उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हालांकि कहते हैं कि बहुत लोग उनको डिस्टर्ब करने आए थे मेडिटेशन में। दैट इज अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी, जातक का कहानियों में मिलता है। पर 49 डेज के बाद उनको रियलाइज हुआ कि मोक्ष पाने का तरीका ये नहीं है, यही उनके एनलाइटनमेंट है। ये वो तरीका ही नहीं है कि संसार से आप दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति करें। अपने आत्म को, अपने अरि को खत्म कर दीजिएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तब जाकर आप अरहत बनेंगे। अरहत का मतलब जानते हो क्या होता है? अरि मतलब होता है हिंदी में दुश्मन, शत्रु, और हत मतलब होता है मारने वाला। अगर आप अपने शत्रुओं को खत्म कर देंगे ना तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप बोलेंगे शत्रु कौन है? ये लड़की, इसे मार देंगे तो मेरा खत्म हो जाएगा? नहीं, ये लड़की अगर मेरी शत्रु है भी तो क्यों हुआ है? क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ शत्रु है, मेरा गुस्सा, मेरा एक्सट्रीम अफेक्शन। समझ में आ गया? मेरी शत्रु तुम इसलिए बनी हो ना क्योंकि मैंने तुम पे कभी गुस्सा किया होगा या तुम्हें मारा होगा। मुझे गुस्सा आया, ये जो मेरा इंटरनल दुश्मन है ना, इसने मेरे एक्सटर्नल दुश्मन को बनाया है। तो मैं बाहर के शत्रुओं को कितना भी मार लूं, मेरे अंदर के शत्रु जब तक नहीं मरेंगे तब तक मेरे बाहर के शत्रु नहीं मर सकते। यानी मुझे अपने अंदर के शत्रुओं को मारना होगा। बहुत ज्यादा तृष्णा, बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जब मैं इनको खत्म करूंगा तो बाहर के दुश्मन मर जाएंगे। और ये खत्म करने के लिए संसारिक चीजों को त्यागने की जरूरत नहीं है, इसी संसार में होकर हो सकता है ये काम। इनलाइटनमेंट उनका यही था कि उनको फाइनली ये रियलाइज हो गया था कि दुनिया छोड़ के तो नहीं हो सकता है, दुनिया में रह के ही ये चीज पाया जा सकता है। बातों की नहीं। तो पहली बार सुजाता ने उनको पुडिंग खिलाया, राइस पुडिंग, खीर खिलाया। और उसके बाद उनका जो है पूरा जो 49 डेज का जो व्रत था, महाव्रत, जिसको आप निर्वाण भी कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हो गई उनको मेडिटेशन के बाद। उसके बाद गौतम बुद्ध को कहा गया कि भाई मुझे ये बात को बताना भी, उन्होंने जो है सारनाथ में दिया है। अब सारनाथ में पहला सरमन क्यों दिया होगा जरा बताओ? पहला सरमन सारनाथ में क्यों दिया होगा, सोचो। सारनाथ कहां है?
एमपी नहीं यार, यूपी, बनारस। सारनाथ बनारस में है। तो गौतम बुद्ध ने पहला सरमन बनारस में क्यों दिया, सारनाथ में क्यों दिया, कोई बता सकता है? बनारस जो हुआ करता था वो वैदिक संस्कृति का हब हुआ करता था। वहां पे ब्राह्मणिज्म डीप रूटेड था, बिल्कुल दबा हुआ, बिल्कुल जमीन के अंदर तक धंसा हुआ था। उनको मालूम था कि जो मेरी टीचिंग्स है वो इन्हीं वेद के कर्म कांडों के खिलाफ है। वेदों के खिलाफ थे ना वो। मैं एक ऐसी जगह ढूंढूंगा जहां पे वैदिक संस्कृति जो है वो डीप रूटेड होगा, मैं वहां जाके बोलूंगा ना तो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं जाकर उन्होंने जो है चार आर्य सत्य कहा है। सब्बम दुखम, चार आर्य सत्य है। पहला है सब्बम दुखम, सब्बम दुखम। क्या मतलब हुआ इसका? गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख के तीन मेजर कारण हैं। ये आपकी किताबों में नहीं है, पढ़ लीजिए। जरा, मरण, व्याधि। गौतम बुद्ध का जो दुख है वो कह रहे हैं कि ये तीन दुख तो सबको झेलना है। जरा, मरण, व्याधि। जरा का क्या मतलब होता है? ओल्ड एज। अगर कोई बच्चा यहां जन्मा है तो उसे एक न एक दिन बूढ़ा होना है। जरा, ओल्ड एज। तो ओल्ड एज का दुख तो झेलना पड़ेगा। दूसरा है मरण, अगर कोई जन्म लिया है तो उसे मरना होगा, डेथ। व्याधि, बीमार, इलनेस। अगर किसी को जन्म हुआ है, ऐसा कोई हुआ है कि जहां जब से जन्म हुआ है जब से मृत्यु हुई उसके बीच में कभी बीमार नहीं पड़ा हुआ? ऐसा हुआ है क्या? नहीं। अगर आप मृत्यु लोक में आए हैं तो आप बूढ़े भी होंगे, मरेंगे भी और बीमार भी होंगे, और ये सबको झेलना है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा सब्बम दुखम। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। गौतम बुद्ध की एक थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतित्व समुत्पदा। के किताबों में उसे हेतुवाद से भी बोलते हैं। सुनना, प्रतित्व समुत्पदा। इसको कई बार ना हेतुवाद भी बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बता रहा हूं मैं, अभी तुम टेंशन मत लो, हिंदी में बता रहा हूं। समुत्पदा का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान सुनना। गौतम बुद्ध ये मानते हैं कि दुनिया में जो चीजें मुझे दिखाई दे रहा है वो इफेक्ट है। तुम यहां बैठी हो ना, ये इफेक्ट है। ये क्लास चल रहा है ना, ये इफेक्ट है, प्रभाव है। और इस इफेक्ट का कोई ना कोई कारण जरूर है। कारण है ये इंटरनेट, ये लाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लास। अगर ये क्लास ना होता तो तुम यहां होती क्या? ये क्लास क्यों है? क्योंकि किसी ने इस घर को बनाया है। ये घर कैसे बना है? क्योंकि सीमेंट है, ईंट है। नहीं समझी बात को? है? नहीं समझी? इसका मतलब जो चीज तुम आज देख रहे हो वो इफेक्ट है। तुम रो रहे हो, तुम्हें दुख है, इफेक्ट है। क्यों? गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, पप्पा ने 2 घंटा मारा है, पैसा चोरी हो गया है, फिल्म्स क्लियर नहीं हुआ, खाना नहीं मिला, मजा नहीं आ रहा है। ये सब इफेक्ट है। और ये सब क्या है? कॉज है।
दुनिया में तुम जितनी भी चीजें देख रहे हो ना, सब इफेक्ट है और उसका कोई ना कोई कॉज है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज दिखाई दे रहा है तो वो किसी चीज पर डिपेंडेंट है, आधारित है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं गौतम बुद्ध का ही। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम कोई दिया जला रहे हो, दिया से जो प्रकाश जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, वो इफेक्ट है। कारण क्या है? दिया में बाती है और तेल है। अगर दिया का बाती और तेल हटा दोगे तो क्या वो रोशनी होगी? नहीं होगी। अगर तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के नहीं होती तो तुम दुखी होते क्या? नहीं होते। अगर गर्लफ्रेंड पाए तुम क्या पता तुम और ज्यादा दुखी होते। एग्जाम्पल ठीक नहीं था, कुछ और एग्जाम्पल देना होगा। मान लो तुम्हें खाना नहीं मिला, तुम दुखी हो। खाना मिला हो तो तुम दुखी होते क्या? नहीं। तो जो चीज तुम देख रहे हो वो प्रभाव है और उसका कोई ना कोई कारण है। इसको हम लोग प्रतीत समुत्पदा बोलते हैं। एक बात और, इसी से एक और चीज जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध ने एक और थ्योरी दिया, क्षणिकवाद। अगर जो चीज दिखाई दे रहा है वो प्रभाव है तो उसका कोई ना कोई कारण है। अगर कारण नहीं होगा तो प्रभाव भी नहीं होगा। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अरे बाबा, तुम जब इस क्लास में बैठे हो प्रभाव है। कारण क्या है? गाड़ी है तुम्हारे पास, तुम आ गए यहां पर। गाड़ी नहीं होता तो तुम कैसे आते? लाइट नहीं हो तो कैसे पढ़ते? तो कोई ना कोई कारण है, तभी तो प्रभाव है। अगर कारण नहीं रहेगा तो प्रभाव भी नहीं रहेगा, और कारण बदलेगा तो प्रभाव भी बदलेगा। और दुनिया में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, बदलता रहता है। जिस दिए से तुम रोशनी ले रहे हो, उस दिए का तेल भी खत्म हो रहा है, बाती भी जल रहा है। नहीं? नहीं? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तुम जब यहां पे आई हो तो तुमने, हो सकता है कि तुम गाड़ी से आई हो, तो हो सकता है 5 मिनट पहले आ गई हो। अगर तुम पैदल आओगी तो 5 मिनट लेट आओगी। तो तुम्हारा कारण बदलेगा तो प्रभाव भी बदल जाएगा। तो चूंकि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है तो कारण बदलता रहता है, तो प्रभाव बदलता रहता है। इसलिए दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। थ्योरी ऑफ मोमेंटेरिनेस कहते हैं इसको, क्षणिकवाद। दुनिया में हर चीज क्षणिकवाद है, इसी से जुड़ा हुआ है, प्रतीत समुत्पदा से। समझ में आ गया? अब जरा पिछले पे आते हैं। सब्बम दुखम। दुख क्या है? जरा है, मरण है, व्याधि है। तो दुनिया में हर जगह दुख है। सब्बम दुखम, हर जगह दुख है तो दुख तो प्रभाव है। दुनिया में अगर हर जगह दुख है तो दुख प्रभाव है ना, तो कोई कारण होगा ना। तो दूसरा क्या है? दुख का कारण है। यानी कि रीजन फॉर द मिजरी, देर इज अ रीजन फॉर अ मिजरी, देर इज अ रीजन फॉर मिजरी। गौतम बुद्ध तो इतना ही बोल के गए हैं कि सब्बम दुखम, हर जगह दुख है और दुख का कारण है। और दुख का कारण क्यों बोल रहे हैं? किसकी वजह से बोल रहे हैं? दुख है इफेक्ट, दुख का कारण है। ये किस वजह से बोले? क्योंकि गौतम बुद्ध एक थ्योरी में मानते हैं ना, प्रतीत समुत्पदा। इसको कई बार आपकी किताबों में प्रतीत समुत्पदा भी बोलते हैं। समुत्पदा भी बोलते हैं। कई बार आपको इसको द्वादश निदान भी बोलते हुए मिलेंगे। द्वादश निदान, हालांकि इस पर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, अभी हमें इतना समय नहीं है। प्रतीत समुत्पदा का क्या मतलब हुआ कि कारण, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। दुख अगर प्रभाव है तो दुख का कारण क्या होगा? वो तो होना ही होना है। गौतम बुद्ध ने कहा दुख 2 कारणों से होता है। एक है तृष्णा, डिजायर नहीं। किताब में गलत है आपके, डिजायर नहीं। गौतम बुद्ध को भी तो डिजायर था मोक्ष प्राप्ति का, है? तो दुखी थे क्या गौतम बुद्ध? नहीं। डिजायर तो हर आदमी के अंदर होता है, तृष्णा, एक्सेसिव डिजायर। और दूसरा इग्नोरेंस, अज्ञानता। तृष्णा और अज्ञानता 2 मेजर कारण है। तो इसका मतलब इन्होंने 2 कारण बताया, एक तृष्णा बताया और दूसरा अज्ञानता, इग्नोरेंस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जील।
और दूसरा इग्नोरेंस। क्लियर है? गौतम बुद्ध का मानना यह है कि अगर कोई इफेक्ट है और वो खराब है तो उसका सोल्यूशन जरूर है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कोई भी चीज ऐसा नहीं बताया है जो विदाउट सोल्यूशन है। तीसरा क्या बोलते हैं वो? सामुद्य। क्या मतलब होता है सामुद्य का? सामुद्य का क्या मतलब होता है? सामुद्य का मतलब होता है कि दुख अगर प्रभाव है तो दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है। इसका मतलब क्या होता है कि आप दुख को खत्म भी कर सकते हैं। इसको सामुद्य कहा गौतम बुद्ध ने। और चौथी चीज क्या है? दुख कैसे खत्म होगा? अगर हम 8 चीजों का प्रण ले लें तो 8वां चीज क्या है? वो क्या है 8? उसको हम लोग चौथा चीज क्या बोलते हैं? अष्टांगिका मार्ग। समझ में आ गया? इसका मतलब 4 आर्य सत्यों में क्या क्या है? पहला क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दूसरा प्रतित्व समुत्पदा। समुत्पदा। तीसरा क्या है? सामुद्य। और चौथा क्या है? अष्टांगिका मार्ग। अब इसके पर हम लोग विशेष में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ गया? ये 4 चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब सब कुछ इनके इसी थ्योरी के आसपास घूमेगा। सारी बातें, भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, सब इन्हीं 4 चीजों में घूमेगा इनके। अरहत कौन है, अरहत कैसे होगा, सब कुछ इसी से जुड़ेगा। सब कुछ यही 4 चीज है। सब कुछ इनकी थ्योरी में जितनी भी चीजें हैं, भगवान पे मानते हैं या नहीं मानते, वेद है कि नहीं है, वेद अपौरुष है कि नहीं है, सारी बातें इन 4 चीजों में घूमेगा। थैंक यू। कल 11 बजे से क्लास, कल 11 बजे से क्लास होगी, क्लास ध्यान रखना। आइए विनोद का आरोप